Hello everyone. This video is going to be in Hindi language. So if you want to watch the English version of this video of basically of academic book 20th second test third reading passage. So if you want to watch this video in English, you can go to our video section and you will find the video in English there. So I'm going to start in Hindi. तो आप सभी का स्वागत है वॉक्सल पर। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैम्ब्रिज की जो आइल्स की बुक है एकेडमिक की बुक नंबर जो 20th है उसके सेकंड टेस्ट के थर्ड पैसेज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका हमने पैसेज 1 और पैसेज 2 पहले ही सॉल्व कर लिया हुआ है इस टेस्ट का। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, अगर आपको उनमें कुछ डाउट्स है तो आप उनको देखिएगा बट इस वीडियो को देखने के बाद। बट अभी मुझे आपका पूरी अटेंशन इस वीडियो पर चाहिए ताकि आप समझ सकें कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि हम कैसे शुरुआत करते हैं। हम शुरुआत करते हैं हमारे टाइटल ऑफ द पैसेज को पढ़कर और कुछ इंस्ट्रक्शंस को देखकर। और अगर आपको ध्यान से देखेंगे आपको पता लगेगा इस पैसेज में हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 27 से लेकर 40 तक। ओके, तो हम अब पढ़ेंगे टाइटल ऑफ द पैसेज, इन्वेजन ऑफ द रोबोट एम्पायर्स। अब पैसेज के टाइटल का अगर आपको इन्वेजन का मतलब नहीं पता तो पता होना चाहिए, काफ़ी कॉमन सा वर्ड है, आपको ये काफ़ी बार हो सकता है देखने को भी मिले रीडिंग के दौरान, या आप कुछ भी इंग्लिश का सुन रहे हो तो अगर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री सुन रहे हो तो आपको इन्वेजन, इन्वेड, इन्वेडर्स इस तरह के वर्ड्स सुनने को कॉमनली मिलेंगे। अब इन्वेजन का एक तरह से मतलब होता है ज़बरदस्ती घुसना। अगर कोई बाहर से आकर किसी दूसरे देश में घुस रहे हैं ताकत के ज़रिए, लाइक हमला कर रहे हैं, तो हम उनको क्या कहते हैं, इन्वेडर्स। अब रोबोट एम्पायर्स, ये तो काफ़ी सिंपल से वर्ड्स हैं, मतलब किसी भी शायद गेम या कुछ गेम्स या किसी एक पर्टिकुलर गेम के बारे में बात कर रहे हो सकते हैं जिसमें रोबोट एम्पायर्स घुस गए हैं। ठीक है, चाहते हुए या ना चाहते हुए वो अंदर दाखिल हो चुके हैं, तो उनके बारे में ये कुछ होगी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब अभी हम पैराग्राफ अभी जस्ट नहीं पढ़ेंगे, अभी हम देखेंगे हमें किस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, किस तरह के क्वेश्चन टाइप से हम डील कर रहे हैं ताकि हम एक स्ट्रेटजी बना सकें। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। पहले हमारे पास क्वेश्चंस हैं जैसे 27 से 32, इसमें हमने लिखना है येस, नो या नॉट गिवन। ओके, फिर हमारे पास एक और सेट है 33 से लेके 37 तक, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। एक और सेट है 33 से लेकर 37 तक, इसमें हमें क्या करना है, समरी यूजिंग द लिस्ट ऑफ फ्रेजेस। ओके, हमें ए से एच तक कुछ वर्ड्स गिवन है, हमने ये अल्फ़ाबेट्स लाइक ए बी सी यहाँ पर लिखने हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ ना राइट द करेक्ट लेटर, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपने लेटर लिखना है, आपने ये वर्ड्स नहीं लिखने। फॉर एग्जांपल अगर सपोज करो 33 का आंसर है ए, पिच बाउंड्री, तो आपने यहाँ पर ए लिखना है और आंसर शीट पर भी ए लिखना है, ना कि पिच बाउंड्री। क्लियर। एंड 38 से लेकर 40 तक हमारे पास हैं MCQs। ओके, और तो अब देखिए हमारे पास एक, दो या तीन तरीके हैं, कम दो तरीके जो मैं मोस्ट कॉमनली बच्चों को बताता हूँ, वो हमारे पास सॉल्व करने के लिए ये हैं। या तो आप इंडिविजुअली सेट्स को सॉल्व करें, मीनिंग टू से पहले आप 27 से लेकर 32 तक फोकस करें, इनको सॉल्व करें, फिर 33 टू 37 को सॉल्व करें, एंड देन फिर 38 से लेकर 40 तक सॉल्व करें। दूसरा मेथड ये हो सकता है, आप हर एक सेट के फर्स्ट क्वेश्चन को रीड कर लें ताकि आपके माइंड में एक आइडिया बन जाए कि आपने कौन सी इंफॉर्मेशन फाइंड करनी है। क्यों, जैसे फॉर एग्जांपल आपने इसको रीड कर लिया, व्हेन डी जेसस फर्स्ट यूज्ड ABS ही शेयर डिसीजन मेकिंग अबाउट स्ट्राइक्स विद इट। सो यहाँ पे फर्स्ट यूज्ड ABS और ये पर्सन का नाम है डेसूस। ओके, तो जब इसने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था ABS को, तो जहाँ पे भी ये लिखा होगा इस पर्सन का नाम और उसका फर्स्ट टाइम यूजेज के बारे में, तो हमारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर होगी।
अब क्या हो सकता है इसमें बेनिफिट क्या है इस तरीके से सॉल्व करने का? हो सकता है आपको जैसे ये जो ट्रू फॉल्स या सॉरी यस नो नॉट गिवन है या ये ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है, ये ऑलमोस्ट ऑलवेज आपको सीक्वेंस में मिलेंगे। जैसे 27 पहले मिलेगा, फिर 28, फिर 29, फिर 30। बट इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे 27 मिल गए तो इसी में 28 मिलेगा। हो सकता है 27 इस पैराग्राफ में मिले पहले वाले में, 28 जाके तीसरे में मिले या दूसरे में मिले, या हो सकता है 28 तीसरे में मिले, या हो सकता है 28 चौथे में मिले। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हाँ, होगा तो एक के बाद एक आंसर ऑलमोस्ट ऑलवेज, ठीक है। कई बार वो उन्होंने डिफ़िकल्ट अगर करना हो आपके लिए तो एक क्वेश्चन को आगे पीछे कर सकते हैं, बट अदरवाइज 99.99% आपको सीक्वेंस में मिलेंगे, ऑलमोस्ट ऑलवेज ये सीक्वेंस में ही होंगे, ठीक है। तो ये बेनिफिट ये है कि अगर आपको 27 यहाँ पर मिल रहा है तो चांसेस लाइक ऑलमोस्ट ऑलवेज आप मान के चलिए कि 20 उसके बाद ही मिलेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि 27 आपको अगले पैराग्राफ में मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है 28 अगले पैराग्राफ में मिल जाए, शायद उसके अगले, शायद उसके अगले, या हो सकता है ये जो लास्ट वाले क्वेश्चन है वो लास्ट 2-3 पैराग्राफ्स में ही सारे गिवन हो, मतलब बीच वाले पैराग्राफ्स में वो आंसर्स कोई मिल ही नहीं रहे। उसका बेनिफिट ये होगा कि आपको दोबारा बार बार पढ़ने को नहीं चीज़ चाहिए। जैसे आपको 27 यहाँ पर किया, फॉर एग्जांपल आपको 27th क्वेश्चन इसमें मिल गया और 28th इसमें नहीं मिला, तो आप क्या कर सकते हो, पैराग्राफ तो पूरा पढ़ लिया, हमें इन्फॉर्मेशन कुछ याद भी है, पैराग्राफ हमने क्या पढ़ा है, तो 28 तो इसमें मिला नहीं हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अगले सेट्स के पहले पहले क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, ताकि अगर उसकी इन्फॉर्मेशन इस पैराग्राफ में है तो हमें इसको दोबारा ना पढ़ना पड़े और हम इसको मार्क कर दें। जैसे इसका हमने पहला पढ़ लिया, इवन आफ्टर ABS वॉज डिवेल्प्ड MLB still wanted human umpires to shout out decisions as they had in their something। तो जो भी वर्ड होगा, तो जहाँ पर हमें मिलेगा आफ्टर ABS की डेवलपमेंट के बाद, आफ्टर ABS डेवलप हुआ था, है ना, MLB जब यहाँ पे हमें कीवर्ड मिलेगा तब हम देखेंगे कि शाउट आउट डिसीजंस क्यों कर, जैसे वो करते थे, एज दे हैड इन देयर पास्ट समथिंग लाइक दैट, है ना, क्योंकि पास्ट आ रहा है तो पास्ट में कुछ ना कुछ आएगा, इन देयर, देयर मतलब उनकी, इन देयर लाइफ समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो उस हिसाब से जोन सा भी वर्ड होगा हम वो उसको मार्क कर लेंगे इनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और सपोज करो आपको सेकंड पैराग्राफ में इसका आंसर नहीं मिला एग्जाम्पल के तौर पर, तो हम इसको थर्ड को पढ़ सकते हैं। जैसे इसका क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डज द राइटर सुजेस्ट अबाउट ABS इन द फिफ्थ, चलो इसको तो पढ़ने का कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो हमें सिंपल बता दिया कि इसका आंसर किस पैराग्राफ में शुरू होगा। इनका आंसर 1 सेकेंड गाइस, 5th पैराग्राफ, मतलब ये देखिए हमारा 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो इसको मैं ऐसे हल्का सा मार्क कर लेता हूँ तो मुझे पता लग जाएगा ये 5th पैराग्राफ है जिसमें MCQs हैं। तो मतलब पहले 4 पैराग्राफ्स में तो MCQs में देखने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो ये भी सीक्वेंस वाइज होते हैं, पहले आपको 38th का आंसर मिलेगा ऑलमोस्ट ऑलवेज, आप मैं मान के चलिए हमेशा मेरी बात का मतलब, फिर 39 मिलेगा, फिर 40 मिलेगा। अगर 38 इसमें है तो 39 एंड 40 इसके बाद ही मिलेंगे, ठीक है। तो इसको पढ़ने का तो मतलब भी नहीं है 5th पैराग्राफ से पहले। इसमें जो ये ब्लैंक्स हैं ये भी ऑलमोस्ट ऑलवेज सीक्वेंस में मिलती है। हो सकता है इन ब्लैंक्स में से एक आधी ब्लैंक आगे पीछे हो, फॉर एग्जांपल जैसे 34, 30, 33, 34, 35, 36, 37, हो सकता है 33, 34 सीक्वेंस में हो, बट 36, 37 सीक्वेंस 35, 34 से पहले हो। फॉर एग्जांपल ऐसा होगा, पहले 33 मिल जाएगी, फिर 35, फिर 34, फिर 36, फिर 37। वो भी कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता। वो तब करते हैं जब इन्हें थोड़ा सा लेवल को अप करना हो। और सेकंड चीज़, वो आपको लिंक किया होगा पिछले सेंटेंस के साथ। फॉर एग्जांपल जैसे अगर 35, 34 से पहले आएगा, एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ मैं, तो आपको कुछ ना कुछ प्रनाउन या कुछ ना कुछ ऐसा वर्ड ज़रूर दिया होगा जिससे आपको पता लगेगा कि ओके ये चीज़ उन्होंने पहले बात की थी या बात नहीं की थी, कुछ इस तरह से आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को पढ़कर। तो अब हम करेंगे क्या, हम पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और पहले पैराग्राफ को पढ़ेंगे। अगर तो इसमें आंसर मिल गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हम इसके क्वेश्चन को पढ़ेंगे।
वैसे भी पढ़ ही लेंगे, अगर बाई चांस क्या पता एक पैराग्राफ में 2 आंसर भी तो हो ही सकते हैं ना, तो हम ऐसा करेंगे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं, अगर तो आंसर मिल गया तब भी ठीक है, अगर नहीं मिला तब भी ठीक है, अगर मिल गया तब भी ठीक है, तो दूसरा तो अपने पढ़ना ही पढ़ना है। तो अपने माइंड में ये चीज़ क्लियर रखेंगे। अगर आपको ये चीज़ डिफ़िकल्ट लग रही है, 2-2 पैराग्राफ आप 2-2 क्वेश्चन सेट्स को आप नहीं पढ़ सकते एक साथ, तो आप सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई भी मेथड दूसरे से बेटर नहीं है, ये सिर्फ लाइक स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता, आप पर डिपेंड करता आपको कौन सा इजी लग रहा है। अपने आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो दोनों मेथड्स पे प्रैक्टिस कीजिए, और जो आपको इजी लग रहा है, जिसमें आपका टाइम कम कंज्यूम हो रहा है, उसके ऊपर स्टिक कीजिए, उसको परफेक्ट कीजिए, उसको अच्छा कीजिए, एंड देन आपके बिना किसी प्रॉब्लम के रीडिंग में डिजायर्ड स्कोर्स आ जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। When DSUS first used ABS, he shared decision making about strikes with it. जब इस पर्सन ने सॉरी अबाउट दैट, इसका मैं कलर येलो कर देता हूँ। जब इस पर्सन ने फर्स्ट टाइम एबीएस को यूज़ किया, आपको ये टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, तो उसने क्या शेयर किए डिसीजन मेकिंग स्किल्स, किसके बारे में, स्ट्राइक के बारे में। अगर आपको स्ट्राइक के बारे में पता है तो मुझे लग रहा है ये बेसबॉल में ही स्ट्राइक्स ऐसे अंपायर शाउट करके बताते हैं, तो उसने डिसीजन मेकिंग की एबीएस के साथ शेयर। अब लेट्स सी, अगर तो उसने शेयर की होगी डिसीजन मेकिंग तो आंसर क्या आएगा, यस। बट अगर उसने शेयर नहीं की तो आंसर क्या आएगा, नो। और हमें अगर नहीं पता कि उसने वो डिसीजन अबाउट स्ट्राइक्स शेयर किए या नहीं किए, या तो ने कुछ तो शेयर किया, बट क्या शेयर किया, स्ट्राइक्स के बारे में शेयर किया या किसी और एस्पेक्ट ऑफ द गेम के बारे में शेयर किया, हमें वो नहीं पता, तो हम इसका आंसर क्या लगाएंगे, नॉट गिवन। आई होप इट इज क्लियर। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। अ फ्यू ईयर्स अगो फ्रेड डिसूस फ्रॉम ब्रुकलिन, New York became the first umpire in a minor league baseball game to use something called the automated ball strike system ABS। तो कुछ साल पहले ये जो फ्रेड पर्सन है जो ब्रुकलिन से है, न्यूयॉर्क के, वो फर्स्ट एम्पायर बन गया था। सो ये इंपॉर्टेंट वर्ड लग रहा है, फर्स्ट एम्पायर किसी माइनर लीग बेसबॉल गेम। तो मैं वही कह रहा था ना, बेसबॉल की लग रहा है मुझे, तो नॉट अ मेजर लीग, मतलब बड़ों की नहीं, माइनर लीग बेसबॉल गेम में होगा। नॉट मतलब बड़ों वाली गेम नहीं कह रहे, माइनर भी मतलब छोटी सी लीग है, कोई बहुत बड़ी लीग नहीं है। जो जहाँ पे उसने क्या यूज़ किया, ABS, ऑटोमेटेड बॉल स्ट्राइक सिस्टम, often referred to as the robo-umpire. Instead of making any judgments himself about a strike, तो अब इन्होंने एस्ट्रिक दिया हुआ है स्ट्राइक के ऊपर, तो इसका मतलब नीचे लिखा होगा। सो स्ट्राइक, अ स्ट्राइक is when the batter swings at the ball and misses, or when the batter does not swing at the ball that passes through the strike zone। तो अगर आपने बेसबॉल की गेम देखी होगी तो आपको इसका मतलब समझ आ जाएगा इजीली। बट अगर आपको बेसबॉल के बारे में नहीं पता तो आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये स्ट्राइक का मतलब पूछ भी नहीं रहे हैं, वो बता रहे हैं, बस आपको पता नहीं कि स्ट्राइक क्या होती है। D'Souza had decisions fed to him through an earpiece connected to a modified missile tracking system, और मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम, वट एवर प्रोनाउंसिएशन जो आपको सूट करते हैं, मिसाइल और मिसल। द contraption looked like a large black pizza box with one glowing green eye. It was mounted above the press stand। तो क्या इसमें हमारा कुछ है कीवर्ड्स, यस, इसमें हमारा आंसर होगा इस सेंटेंस में। तो मैं आपको बताना भूल गया, आपको मैं हर क्वेश्चन से पहले अबाउट 10 सेकंड्स दूंगा आंसर को बताने के लिए, मुझे सॉल्व करके बताने के लिए। बट अगर आपको किसी कारण की वजह से, किन्हीं कारणों की वजह से अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, एंड जब आप अपना आंसर फाइंड कर लें तब वीडियो को रेज्यूम कीजिए। तो आपका समय शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स ओवर। तो पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इसको मार्क कर देता हूँ लोकेशन के लिए। तो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, बेयर विद मी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27। लेट मी डू दिस,
जस्ट 1 सेकेंड गाइज। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27 की ये लोकेशन है। तो अब मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पर एंड सी आपने भी यही आंसर फाइंड किया या नहीं। इसका आंसर हमारा नो। अगर आप इसको आपका आंसर नो के अलावा कुछ और है तो घबराइए मत, मैं अभी बताऊंगा इसका आंसर नो क्यों है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जब उस डिसूस ने फर्स्ट टाइम एबीएस को यूज़ किया तो उसने उस अपने डिसीजन मेकिंग स्किल्स को क्या किया था, स्ट्राइक्स के अबाउट डिसीजन मेकिंग को शेयर किया था। बट अगर आपको ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंस्टेड ऑफ मेकिंग एनी जजमेंट्स हिमसेल्फ अबाउट अ स्ट्राइक। इंस्टेड ऑफ मतलब बजाय, कि खुद किसी जजमेंट लेने के बजाय किसके बारे में, स्ट्राइक के बारे में, जो डिसूस है इसके डिसीजंस को फेड किया गया, मतलब इसे डिसीजंस फेड किए गए, मतलब इसको डिसीजंस बताए गए थ्रू एन ईयर पीस। इसके जैसे कान में जैसे ब्लूटूथ डिवाइस लगा हुआ था, जैसे ईयरफोन वगैरह होगा ना, तो कुछ एक ईयर पीस लगा हुआ था जो कनेक्टेड था एबीएस से, जो उसको जो मॉडिफाइड मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम है उससे कनेक्टेड है। तो वो सिस्टम इसको बता रहा था कि ये स्ट्राइक है या स्ट्राइक नहीं है, और ये खुद डिसीजन नहीं ले रहा था। सो इंस्टेड ऑफ मतलब बजाय डिसीजन लेने के, जजमेंट मतलब मेकिंग एनी जजमेंट, खुद डिसाइड करने के, अपनी वो जजमेंट नहीं यूज़ कर रहा था, अपनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी नहीं यूज़ कर रहा था, वो तो जो उसको कान में डिसीजन पीछे से बताया जा रहा था वो वैसे ही आगे कॉल दे रहा था। क्लियर? इसी वजह से इसका आंसर क्या आएगा, नो। आई होप ये क्लियर होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 MLB कंसीडर्ड इट। ओके, अब हमें ये काम करते हैं कि हमने ये तो पढ़ ही लिया है, तो अगला क्वेश्चन भी साथ में पढ़ लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको ईजी रहे। इवन आफ्टर ABS वॉज डिवेल्प्ड MLB स्टिल, अब इसमें MLB की तो बात अभी तक तो हुई नहीं है, तो ऑब्वियसली इसका तो आंसर इसमें हो नहीं सकता। तो MLB तो अगले में है, यहाँ पे लिखा हुआ हमने अभी पढ़ा ही था MLB, तो आगे बाद में पढ़ेंगे। MLB considered it necessary to amend the size of the strike zone when criticisms were received from players। अब इसमें क्या रहा है, जो MLB है ये की ऑर्गेनाइजेशन होगी ऑब्वियसली, उसको लगा कि यार ये ना हमें अमेंड करना चाहिए साइज ऑफ द स्ट्राइक जोन। अमेंड करना क्या होता है, चेंज करना, है ना। तो उनको कहते हैं जो स्ट्राइक जोन का जो साइज है ना, जिसके ऊपर से बॉल निकलती है, तो उस बॉल के जो एरिया के साइज को हमें चेंज करना चाहिए, चाहे बड़ा करें चाहे छोटा करें, जो भी करना है कुछ ना कुछ उसको चेंज करना पड़ेगा। उन्होंने कब डिसाइड किया ये चीज़ करने के लिए, जब उन्हें क्रिटिसिज्म मिला प्लेयर्स की तरफ से, फ्रॉम प्लेयर्स, मतलब प्लेयर्स ने क्रिटिसाइज किया यार ये तो स्ट्राइक जोन छोटा है या बड़ा है जो भी है, उन्होंने क्रिटिसाइज किया उस टेक्नोलॉजी को कि यार हमें ये ठीक नहीं लग रहा, ये डिसीजंस नहीं ठीक हैं, ये ह्यूमन डिसीजन से बहुत डिफरेंट है, जो भी रीज़न हो सकता है उनका, उन्होंने क्रिटिसाइज किया। तो उन्होंने कंसीडर किया कि यार हमें करना चाहिए इसको। अगर तो उन्होंने इसी वजह से कंसीडर किया कि हमें चेंज करना चाहिए, तो हम क्या कहेंगे, आंसर यस। बट अगर उन्होंने कंसीडर ही नहीं किया तो हम क्या, प्लेयर्स ने शिकायत तो की कि यार हमें नहीं अच्छा लगा ये टेक्नोलॉजी जो भी है, बट उन्होंने कुछ चेंज करने के लिए कंसीडर ही नहीं किया, उन्होंने उनको पिटीशन को या उनकी रिक्वेस्ट को नज़रअंदाज कर दिया, इग्नोर कर दिया, तो आंसर क्या आएगा, नो। बट अगर हमें पता ही नहीं इस चीज़ के बारे में कि उन्होंने कंसीडर किया या नहीं किया, कुछ उन्होंने डिसीजन लिया या नहीं लिया, या प्लेयर्स ने क्रिटिसाइज किया या नहीं किया, तो आंसर क्या आ जाएगा, नॉट गिवन। क्लियर? तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। मेजर लीग बेसबॉल MLB, तो ये MLB की फुल फॉर्म लिखी हुई है इन्होंने यहाँ पर। हु हैड कमीशन्ड द सिस्टम, जिन्होंने सिस्टम को बनाया था, वांटेड ह्यूमन एम्पायर्स टू अनाउंस द कॉल्स जस्ट एज दे वुड हैव डन इन द पास्ट। सो कह रहे हैं कि जो उन्होंने सिस्टम को बनाया था MLB ने, तो वो चाहते थे कि जो ह्यूमन अम्पायर्स है ना, वो अभी भी कॉल्स को अनाउंस करें, मतलब वो रोबोट्स के थ्रू वो कॉल्स को अनाउंस नहीं करना चाहते थे कि रोबोट ही बोल रहा है कि ये आउट है या नॉट आउट है, जो भी है, जैसे वो करते थे। इसमें देख इसको रेफर कर रहा है ह्यूमन अम्पायर्स को, जैसे वो करते थे अपने पास्ट में, मतलब टेक्नोलॉजी आने से पहले जिस तरह से वो कॉल्स देते थे आउट या नॉट आउट की। जैसे हमारे बाकी के अगर क्रिकेट देखते होगे तो क्रिकेट में जैसे एम्पायर्स होते हैं, जैसे वो आउट नॉट आउट का डिसीजन देते हैं, चाहे वो थर्ड अंपायर उनके कान में कुछ बताता है कि यार आउट है या नॉट आउट है, वैसे क्या मान के चलो थर्ड अंपायर उनका एक तरह का ये ABS टेक्नोलॉजी उनके लिए थर्ड अंपायर की टेक्नोलॉजी है।
बट डिसीजन ऑन फील्ड अंपायर ही देते हैं, आउट है या नॉट आउट है ना, जैसे वो पास्ट में करते थे। When the first pitch came in, a recorded voice told D'Souza it was a strike। जैसे कहते फर्स्ट पिच, मतलब यहाँ पे बेसबॉल में फर्स्ट पिच का मतलब होता है फर्स्ट बॉल, जैसे क्रिकेट में पहली बॉल होती है ना, तो बॉल जैसे उन्होंने फर्स्ट बॉल डाली तो उसके कान में वॉइस आई कि ये स्ट्राइक है, मतलब बैटर ने बैट घुमाया बट बॉल मिस कर गया। प्रीवियसली कॉलिंग अ स्ट्राइक वॉज अ जजमेंट कॉल ऑन द पार्ट ऑफ द एम्पायर, मतलब इससे पहले ये टेक्नोलॉजी आने से पहले किसके ऊपर था जजमेंट कॉल? अंपायर के ऊपर। उसको अगर लगता था कि ये एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर से निकल रही है तो स्ट्राइक है, अगर उससे जैसे क्रिकेट में लाइन होती है ना, वाइड लाइन की, वाइड बॉल के लिए एक लाइन होती है कि अगर तो लाइन के अंदर रहेगी तो बॉल लीगल है, अगर लाइन के बाहर चले जाएगी तो वाइड है। सिमिलरली कुछ वैसे ही है, एक प्लेट लगी होती है बेसबॉल में, अगर तो उस प्लेट के ऊपर से बॉल निकल के जा रही है तो वो तो स्ट्राइक माना जाएगा, बट अगर उस प्लेट से दूर है, मतलब वो लाइन से दूर जा रही है, तो उसको वाइड माना जाएगा, स्ट्राइक नहीं माना जाएगा। तो इवन इफ द बैटर डज नॉट हिट द बॉल अ पिच दैट passes थ्रू द स्ट्राइक जोन, an imaginary zone about 17 inches wide stretching from the batter's knee to the middle of his chest is considered a strike। तो उन्होंने बताया था कि वो स्ट्राइक जोन कैसे होता है, क्या स्ट्राइक जोन बेसिकली। तो अगर तो वो तो फिर आप नेकेड आई से देखना है ना, उन्होंने सिंपल देखना, तो वो अंदाज़ा लगाते थे कि बॉल उस एरिया से निकल रही है या नहीं निकल रही है। ड्यूरिंग द फर्स्ट गेम when D'Souza announced calls, there was no heckling and no shouted disagreement, nobody said a word। तो कह रहे हैं जब फर्स्ट गेम, जब डिसूस ने ये चीज़ अनाउंस की थी तो वहाँ पर कोई भी धक्का मुक्की नहीं थी, कोई भी शोर शराबा नहीं था डिसएग्रीमेंट्स का, क्योंकि बेसबॉल में ये चीज़ कॉमन है, प्लेयर्स अंपायर के साथ चीखते हैं कि ये आउट है, नॉट आउट है, स्ट्राइक है, ये स्ट्राइक नहीं है। किसी ने कोई वर्ड नहीं, नो बडी सैड अ वर्ड, मतलब किसी ने कुछ भी नहीं बोला, सब ने चुपचाप डिसीजंस को मान लिया, क्योंकि कंप्यूटराइज डिसीजंस थे। अब कंप्यूटर से तो बहस करके कोई फ़ायदा भी नहीं है ना, तो उसने कौन सा कुछ आगे से जवाब देना है, जो प्रोग्राम में उसके फीड है उसने वैसे ही काम करना है। ओके, अब देखिए इसका आंसर है इस क्वेश्चन का 28 का, इसमें है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रीड करके देखेंगे 33 को, क्या कि इसका आंसर हमें मिल रहा है इसमें या नहीं मिल रहा। इवन आफ्टर ABS वॉज डिवेल्प्ड, MLB स्टिल वांटेड ह्यूमन अंपायर्स टू शाउट आउट डिसीजंस एज दे हैड इन देयर। और हमारे पास ये हमारी ऑप्शंस हैं, तो इसका आंसर है इसमें जी बिल्कुल। मैं बता देता हूँ आपको एक बार लोकेशन, आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये इसका आंसर है इस लाइन में, तो मैं इसको एक बार मार्क कर देता हूँ ऐसे। आप मुझे बताइए आपका टाइम शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा आपका। तो मैं एक बार इसको मार्क कर दूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारा हो जाएगा, इसको, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 33। तो मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ एंड लेट्स सी कि आपने वही आंसर लिखा है या नहीं लिखा, या कोई और लिखा है। इसका आंसर आएगा F। आई होप आपको आंसर ईजिली मिल गया होगा, काफ़ी ईजी है। अगर नहीं समझ आया आपको आंसर, तो घबराने की बात नहीं है। आई विल टेल यू कि का आंसर क्यों आ रहा है ये वाला। अब इसमें देखिए ये क्या लिख रहे हैं कि वो आफ्टर ABS वॉज डिवेल्प्ड, MLB क्या चाहती थी स्टिल, मतलब तब भी क्या चाहती थी वो, कि जो ह्यूमन अंपायर्स है ना, शाउट आउट मतलब बोलकर बताएं अपने डिसीजंस को, एज दे हैड इन देयर, जैसे वो पहले करते थे, इन देयर मतलब उनके कुछ लाइफ में वगैरह ना, ऐसा का कुछ कोई वर्ड आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एज दे वुड हैव डन इन द पास्ट, मतलब जैसे वो पहले करते थे पास्ट में। अगर आप इसको देखेंगे, ए ऑप्शन पिच बाउंड्री, तो ये पिच बाउंड्री मतलब पिच के ऊपर तो कोई है नहीं ये चीज़, ऐसे कि पिच के बारे में तो बात नहीं की गई है। अब बी ऑप्शन देखिए न्यूमरस डिस्प्यूट्स,
तो चलिए अब साथ के साथ कुछ ऑप्शंस को भी एक बार रीड कर लेते हैं कि आपको ऑप्शंस के बारे में पता है कि ऑप्शंस का मतलब क्या है इसमें। ओके, अब देखिए डिस्प्यूट्स का मतलब क्या होता है। यस, वाद विवाद है ना, लड़ाई झगड़ा झगड़ा वगैरह है ना, जैसे आर्ग्यूमेंट्स हम कह देते हैं। अब डन इन द पास्ट ऐसे को तो मतलब नहीं है, पहले हम इसको मतलब समझ लेते हैं। सी, टीम टैक्टिक्स, टैक्टिक्स समझते हो, रणनीति, जो टीम की रणनीति होती है उसके बारे में बात कर रही अगर की होगी तो ये आंसर आएगा। डी, सब्जेक्टिव असेसमेंट, सब्जेक्टिव होता है जो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ऑब्जेक्टिव होता है जो सिंगुलर चीज़ होती है, सब्जेक्टिव होता है जो हर एक का अपना अपना होता है। असेसमेंट जब सिचुएशन को हम असेस करते हैं, समझते हैं, जैसे कि समझ वैसे का रिजल्ट आएगा आपके लिए, कि जैसे आपको जैसा आपका नज़रिया होगा वैसे सिचुएशन को असेस करोगे, समझोगे, तो तब उसमें आएगा ये। वाइड स्प्रेड अप्रूवल, वाइड स्प्रेड होता है जो सब ऑलमोस्ट सभी मान लें, अप्रूवल मतलब हाँ, जो ज़्यादातर लोगों में हाँ हाँ आई होगी है ना, जिसमें हामी भरी होगी। फॉर्मर रोल्स, फॉर्मर मतलब जो पहले के होते हैं, रोल्स मतलब जो वो रोल निभा रहे थे पहले के। तो इसमें इन द पास्ट मतलब जैसे वो पास्ट में कर रहे थे, यहाँ पे लिखा हुआ है हैड इन देयर फॉर्मर रोल्स, मतलब जैसे वो पास्ट में अपने फॉर्मर रोल्स में डिसीजंस बता रहे थे, एमएलबी चाहता था अब भी वो वैसे ही डिसीजंस लें, ठीक है, लोगों को शाउट करके बताएं। जी ऑप्शन, टोटल साइलेंस, मतलब तो सिंपल से वर्ड है। प्रिसीव्ड एरिया, प्रिसीव्ड एरिया मतलब जो हमने एरिया बना के रखा हुआ है कि हमारे हिसाब से ये वाला एरिया। क्लियर, तो चलिए ये तो हमें मिल गया। अब हम अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्या साथ में साथ आंसर तो नहीं है इनके। द अंपायर्स जॉब हैड एट वन टाइम रिक्वायर्ड अ डैश अबाउट वेदर अ बॉल वॉज अ स्ट्राइक। तो इसमें है कि एट वन टाइम मतलब एक बार क्या रोल था अंपायर का, कि उसको क्या करना चाहिए था, कि बॉल स्ट्राइक है या नहीं है इसमें कुछ। यस यस है, इसमें है वो चीज़। अब मैं लाइन मार्क कर देता हूँ, आपने मुझे आंसर बताना। ये रही वो लाइन, ये प्रीवियसली कॉलिंग अ स्ट्राइक वाज अ जजमेंट कॉल ऑन द पार्ट ऑफ द अंपायर। तो एक बार मैं इसको तो आपके पास अराउंड 10 सेकेंड्स है मुझे आंसर बताने के लिए, और आपका समय शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप। अब देखते हैं इसका आंसर सही लगाया आपने, नहीं लगाया। तो अब मैं क्या करूँगा, पहले मैं यहाँ पर इसका आंसर लिखूँगा। पहले चलो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। तो अब ये बता रहे हैं कि द एम्पायर्स वन जॉब एट वन टाइम। अब एट वन टाइम, सॉरी, एट वन टाइम के लिए कौन सा वर्ड है यहाँ पर, प्रीवियसली, एक बार है ना, एक समय की बात है, एट वन टाइम है ना, वंस अपॉन ए टाइम जैसे होता है ना, यहाँ पे एट वन टाइम मतलब एक पुराने टाइम की बात कर रहे हैं, प्रीवियसली। उनको कुछ चाहिए होता था है ना, रिक्वायर्ड अ डैश अबाउट वेदर द बॉल वाज अ स्ट्राइक, लाइक कॉलिंग अ स्ट्राइक, क्या वो बॉल स्ट्राइक थी या नहीं थी, अबाउट अ स्ट्राइक मतलब कॉलिंग अ स्ट्राइक। अब यहाँ पे देखिए ए लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए के साथ कौन सा है हमारा यहाँ पे वर्ड, ए जजमेंट कॉल किसके करनी पड़ती थी, ऑन द पार्ट ऑफ अंपायर। तो मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ, सॉरी अबाउट दैट, क्वेश्चन नंबर 34। क्लियर, तो अब मुझे बताइए इसका आंसर क्या आना चाहिए। देखिए साथ के साथ फाइंड करते हैं। ए पिच बाउंड्री, नहीं ऑब्वियसली। न्यूमरस डिस्प्यूट्स, नहीं, अभी भी कोई लड़ाई झगड़े की बात तो हो ही नहीं रही। टीम टैक्टिक्स, नहीं। सब्जेक्टिव असेसमेंट, यस, डी ऑप्शन। जैसे मैंने आपको बताया था, असेसमेंट का मतलब क्या होता था, खुद इवेल्युएट करना, जजमेंट। सब्जेक्टिव मतलब जो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी है ना, जैसे कि आप देख रहे हो उसी तरह से आप जज करोगे, असेस करोगे सिचुएशन को।
तो जजमेंट कॉल का मतलब क्या हो जाएगा, अंपायर की खुद की जजमेंट कॉल का मतलब उसकी खुद की सब्जेक्टिव असेसमेंट की उसको क्या लग रहा है कि वो स्ट्राइक है या नहीं है। मतलब बॉल उस एरिया से निकली थी, क्योंकि उसने तो अपनी आंखों से देखना है ना, कोई टेक्नोलॉजी तो है नहीं इसको बताने के लिए प्रिसाइज, तो वो अपनी आंखों से देखकर जजमेंट लगा रहा था कि वो चीज़ वहाँ से निकल रही है बाहर या नहीं निकल रही है। तो इस वजह से वहाँ पर डिस्प्यूट्स भी होते थे, आर्गूमेंट्स भी होते थे। लिखा हुआ है ना कि फर्स्ट गेम के दौरान कोई भी हैकलिंग या कोई भी डिसएग्रीमेंट नहीं था, क्योंकि बेसबॉल में ये चीज़ कॉमन है, क्योंकि एम्पायर की पर्सन है ह्यूमन, तो एरर कर ही देता है, तो सभी का अपना अपना व्यू होता है। किसी के हिसाब से बॉल उसके अंदर से निकली है, किसी के हिसाब से लाइन के ऊपर थी, लाइन की हल्की सी बाहर थी, या लाइन के हल्की सी अंदर थी। तो वो तो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड होता है, तो वो जजमेंट कॉल होती है। जैसे क्रिकेट में तो अंपायर जो कहता है तो ऑलमोस्ट वो मान लेते हैं, ज़्यादा बहस नहीं करते, अदरवाइज उन पर फाइन लग जाता है। बट बेसबॉल में ये चीज़ कॉमन है, अंपायर के साथ शाउट करना, आर्ग्यू करना। क्लियर? तो चलिए देखते हैं कि 35 का आंसर तो नहीं है हमारे पास इसमें। कहाँ पर, अ बॉल इज कंसिडर्ड अ स्ट्राइक व्हेन द बैटर डज नॉट हिट इट एंड इट क्रॉसेस थ्रू अ डैश एक्सटेंडिंग अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम द बैटर्स नी टू हिज चेस्ट। तो अभी हमने कहीं पर तो पढ़ा, ओह सॉरी मैंने ना यहाँ पर थोड़ा सा वो चेंज नहीं किया, तो मैं चेंज कर दूँ। तो ये हमारा हो गया 34 का, ये हमारा 33 का। चलिए अब देखिए, हमने पढ़ा ना ये कहीं पर चेस्ट वगैरह के बारे में और नी के बारे में, तो कहाँ पर पढ़ा था हमने, ये रहा, बैटर्स नी, मिडल ऑफ हिज चेस्ट। तो मतलब ये एक सेंटेंस अब ये वाला, तो उसमें आंसर होना चाहिए इसका। ठीक है आपके, तो मैं यहाँ पर एक बार मार्क कर देता हूँ, मतलब मार्क इन द सेंस ये हाईलाइट कर देता हूँ, ये रहा हमारी समथिंग लोकेशन। और आपके पास वही 10 सेकेंड्स है मुझे बताने के लिए कि इसका आंसर क्या आएगा, और आपका समय शुरू हो रहा है अब। ओके टाइम्स अप। अब मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ पहले यहाँ पर, फिर हम साथ में देखेंगे जो कीवर्ड्स हैं और कौन आंसर यहाँ पर जौन सा भी आ रहा है वो क्यों आ रहा है। इसका आंसर आएगा एच। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा इसका, एच सभी को समझ आ गया होगा। अब क्यों आ रहा है और कैसे आ रहा है, अब देखिए या तो हमने देख ही लिया ना, बैटर्स नी टू हिज चेस्ट, बैटर्स नी टू द मिडल ऑफ हिज चेस्ट, ये तो हमें पता ही है। एक इसको भी कर देता हूँ, ये हमारे कीवर्ड्स में मैच हो गए। अब देखते हैं यहाँ पे बाकी वर्ड्स का क्या है। अब बॉल इज कंसीडर्ड अ स्ट्राइक, मतलब बॉल को हम स्ट्राइक कब कहते हैं। देखिए यहाँ पे वो स्ट्राइक जोन लिखा हुआ है ना कि कंसीडर अ स्ट्राइक, है ना, ये लिखा कंसीडर अ स्ट्राइक, ये लिखा हुआ है कंसीडर, ये लिखा हुआ है कंसीडर अ स्ट्राइक। तो इसमें भी वही लिखा कि बॉल कंसीडर अ स्ट्राइक कब होती है, व्हेन द बैटर डज नॉट हिट इट एंड इट क्रॉसेस थ्रू अ, मतलब जब बैटर हिट नहीं करता, ये लिखो बैटर डज नॉट हिट द बॉल एंड पिच पासिस थ्रू अ, ठीक है, किसको पास कर जाती है, स्ट्राइक जोन को। तो पिच किसको पास कर रही है, स्ट्राइक जोन को। अब स्ट्राइक जोन क्या है, एन इमेजिनरी जोन, तो ये चीज मैं मार कर देता हूं, तो ये है स्ट्राइक जोन। तो ये हमारा आ गया लोकेशन। क्वेश्चन नंबर 35। अब ओहो एक सेकंड गाइस, क्या हो रहा है, ओके तो इसमें भी नहीं हुआ। ओके अब देखिए, तो परसीव्ड एरिया मैंने क्या कहा था आपको, परसीव्ड एरिया कौन सा होता है, जो हम मानते हैं कि यार ये वाला एरिया होना चाहिए, ये हम परसीव्ड एरिया। अब परसेप्शन तो आपको समझते हैं ना कि जो आप समझ रहे हो, जैसा आप समझ रहे हो वैसा। तो परसीव्ड एरिया जिस एरिया को हमने मान लिया हुआ है कि यार ये चीज़ ना हमारी स्ट्राइक जोन है, अगर इसके ऊपर से या इसके अंदर, जैसे क्रिकेट में वो लाइंस होती हैं, गाइडलाइंस है ना वाइड बॉल के लिए, हम मान लेते हैं कि ये हमारी गाइडलाइन है, अगर इसके अंदर बॉल रहेगी तो वो लीगल है, इसके बाहर रहेगी तो वो
इलीगल है, वाइड बॉल है, इसको काउंट नहीं किया जाएगा, इलीगल माना जाएगा डिलीवरी को। तो वो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, प्रिसीव्ड एरिया। इसी तरीके से स्ट्राइक जोन है, वो एक इमेजिनरी जोन है जिसको हम मान लेते हैं कि यार यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर खत्म हो रहा है, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, एक तरह से प्रिसीव्ड एरिया। आई होप इट इज क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं। 36 इसमें है, इन द पास्ट ओवर स्ट्राइक कॉल्स वर नॉट अनकॉमन। ओके, इन द पास्ट डैश ओवर, सो आई फॉरगॉट टू रीड, मैंने कहा ये समझ नहीं आ रहा। इन द पास्ट मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं, अब कहते पहले डैश ओवर स्ट्राइक कॉल्स वर नॉट अनकॉमन, कि कोई चीज़ ना जो होती थी किसके ऊपर होती थी, स्ट्राइक कॉल्स के ऊपर। जैसे वो अंपायर्स कहते थे कि ये स्ट्राइक है या ये सेफ है, वो वहाँ पे कुछ होता था जो अनकॉमन नहीं था। बट टुडे एवरीवन एक्सेप्ट्स द कंप्लीट बैन ऑन पुशिंग और शविंग द एम्पायर। बट कहते आजकल सारे बंदे मान गए कि यार एम्पायर के ऊपर जो हम उनको पुश करते थे ना, धक्का मुक्की करते थे एम्पायर के साथ, पहले बहुत कॉमन था बेसबॉल में, एम्पायर को धक्का दे देना, है ना, जोर से उसको खींचना, कपड़ों को खींच देना उसके, है ना, ऐसे तनातनी होनी पहले कॉमन था। बट आजकल उन्होंने मान लिया कि ये कंप्लीटली बैन है ना। तो अगर मैं वैसे ही वर्ड्स को रीड करूँ तो कुछ समझ आ रहा है आपको, अगर नहीं समझ आ रहा तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी इसमें लोकेशन तो हमें कुछ ऐसी मिली भी नहीं, ठीक है, क्योंकि हमारे लिखा ना ड्यूरिंग द फर्स्ट गेम, इसमें हमारा कीवर्ड है फर्स्ट गेम, तो इसमें फर्स्ट गेम की तो बात ही नहीं कर रहे हैं ना। तो चलिए तो आगे पढ़ते हैं पैराग्राफ को। For 150 years or so, the strike zone has been the game's animating force. Countless arguments between a team's manager and umpires have taken place over its boundaries and whether a ball had crossed through it. कहते बहुत ज़्यादा काउंटलेस आर्गूमेंट्स हो चुके हैं मैनेजर के बीच में, मैनेजर और अंपायर। मैनेजर जैसे हमारा कोच होता क्रिकेट में, वैसे इनके टीम का फुटबॉल में या बेसबॉल में इनको मैनेजर कहा जाता है, जो उनको मैनेज करता है टीम को। ओके, और अंपायर के बीच में कि ये बॉल बाउंड्री में निकली है या नहीं निकली है, स्ट्राइक जोन में थी या नहीं थी, बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स हो चुके हैं। द रूल्स of play have evolved in various stages. Today everyone knows that you may scream your disagreement in umpire's face, but you must never shout personal abuse at them or touch them. तो ये रहा हमारा टचिंग के बारे में कुछ, और टुडे के बारे में। तो ये रही हमारी लोकेशन। That's a no-no. When the robo umpires came, however, the arguments stopped. तो आर्ग्यूमेंट्स क्या हो गए, खत्म हो गए जब से रोबो अंपायर्स गेम में आए हैं। अब रेफरी के साथ और अंपायर के साथ कह लीजिए कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं कर रहा। तो इन द पास्ट डैश्ड ओवर स्ट्राइक कॉल्स वर नॉट अनकॉमन। तो क्या आना चाहिए आपके पास, 10 सेकेंड है मुझे बताने के लिए, और आपका समय शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप। और मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पर, एंड देखिए आपने भी वही आंसर फाइंड किया या नहीं। अगर आपको और समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। इसका आंसर है बी। आई होप आप सभी को फाइंड हो गया होगा, इसका आंसर मिल गया होगा इजीली। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसकी लोकेशन में। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना कि पहले क्या होता था, फॉर 150 ईयर्स और सो काउंटलेस आर्गूमेंट्स कॉमन थे, बट अब क्या हो गया है, आर्गूमेंट्स क्या हो गए हैं, स्टॉप हो गए हैं। मतलब पहले ये चीज़, काउंटलेस का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा। तो हमें पता लग गया न्यूमरस डिस्प्यूट्स ओवर स्ट्राइक कॉल्स बिटवीन टीम मैनेजर्स एंड दिस, क्योंकि ना यहाँ पे स्ट्राइक जोन के बारे में लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली स्ट्राइक कॉल्स के ऊपर ही आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन डिफरेंस हाउएवर, तो डिफरेंस की बात कर रहे हैं हम, इज दैट ड्यूरिंग द फर्स्ट गेम डिसूस यूज्ड एबीएस स्ट्राइक कॉल्स वर मेट विद डैश। अब इसमें हमें बता रहे हैं कि हाउएवर लगा दिया, मतलब इसके ऑपोजिट बात की जा रही है। तो जो एक डिफरेंस है कि जो उनकी फर्स्ट गेम थी ना, तो उसमें जब कौन सी गेम जिसमें डिसूस ने फर्स्ट टाइम एबीएस यूज़ किया था, और जो उसने स्ट्राइक कॉल्स दी थी, वर मेट विद, मतलब उनका कैसे स्वागत किया गया था। तो हमने फर्स्ट गेम तो पढ़ा था ना कहीं पर,
हाँ हमने ऊपर पढ़ा था, देखिए इन्होंने यहाँ पर हाउएवर लगाकर लिंक कर दिया कि अब तो ये हो रहा है, बट जब ये हुआ था तब क्या हुआ था, तो ये तो पहले हुआ था ना, टुडे मतलब प्रेजेंट, अब पास्ट तो पहले ही आएगा ऑब्वियसली, इसलिए उन्होंने इसमें बाद में देके हाउएवर से लिंक किया था कि आजकल तो ये हो रहा है, बट हाउएवर मतलब बट ही हो गया ना, हाउएवर का मतलब जब फर्स्ट गेम में इसने यूज किया था ना तब क्या हुआ था। सो ड्यूरिंग द फर्स्ट गेम, ये रहा हमारी लोकेशन, when D'Souza announced calls, there was no heckling and no shouted disagreement, nobody said the word। तो ये हुआ था फर्स्ट गेम में। तो अब आपके पास अगेन 10 सेकेंड्स है मुझे बताने के लिए इसका आंसर क्या आएगा, एंड आपका समय शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप। तो इसका आंसर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एंड लेट्स सी कि आपका भी यही आंसर आया या नहीं आया है। इसका आंसर है जी, टोटल साइलेंस। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है फर्स्ट गेम जब ये पर्सन ने अनाउंस की थी तो नोबडी सेड अ वर्ड। अगर कोई बंदा कुछ कह ही नहीं रहा तो ऑब्वियसली वहाँ पर माहौल क्या होगा, बहुत ज़्यादा शांत, वहाँ पर सभी जगह शांति चाहिए होगी, सन्नाटा छाया होगा। तो ये आंसर आएगा 37th का जी, टोटल साइलेंस। तो आपने देखा होगा कि चाहे इसका आंसर बहुत चांसेस रेयर होते हैं कि आंसर आगे पीछे हो जाए, बट अगर हो भी रहा है तो आपको देखा होगा कैसे लिंक किया हुआ, तो आपने ये ध्यान रखना है लिंकिंग कैसे की हुई है। तभी जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है फर्स्ट गेम, लास्ट गेम, है ना, बेस्ट गेम, जैसे ऐसे कुछ के कीवर्ड्स आ जाएं तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं पर घुमाया तो नहीं हुआ। या आप सभी क्वेश्चंस को पहले पढ़ लीजिए, देख लीजिए कौन कौन से कीवर्ड्स और कहाँ पर है, तो आपको पता लग जाएगा। अब देखते हैं कुछ इसमें ट्रू फॉल्स का तो नहीं आंसर है। इसमें एमएलबी ने कुछ कंसीडर किया अभी तक चेंज करने के लिए? नहीं, अभी तक तो उन्होंने क्रिटिसिज्म के कारण अपने स्ट्राइक जोन को चेंज करने की बात नहीं की गई। इसमें बात की गई थी एमएलजी ने पास्ट में लाइक अंपायर्स को कहा कि वही रोल में रहो, अपने डिसीजन आपने खुद नहीं लेने चाहे, डिसीजंस आपको कंप्यूटर लेके बताएगा कि क्या डिसीजन होना चाहिए, बट बताना आप नहीं है। सो आप वैसे ही शाउट करके बताओगे, ठीक है। और क्या स्ट्राइक जोन होता क्या है, फर्स्ट गेम का रिएक्शन, इसमें बताया था पास्ट में क्या होता है और आजकल क्या हो रहा है, बट प्लेयर्स के क्रिटिसिज्म के कारण उन्होंने किया या नहीं किया तो उसमें है नहीं, शायद इसका नॉट गिवन हो। अब हम 29th भी पढ़ लेंगे एक बार, क्या पता यार नॉट गिवन हो, हम इसको मत्था मारते रह जाए, है ना। 29th भी पढ़ लेंगे हम। एमएल sorry, MLB is keen to justify the money spent on improving the accuracy of ABS's calculation। अब इसमें बताया जा रहा है कि MLB क्या करना चाह रहा है, जस्टिफाई करना चाह रहा है जो उन्होंने मनी स्पेंड किया है ना ABS की कैलकुलेशंस, लाइक उसको इम्प्रूव करने के ऊपर, कि यार उसको एक्यूरेसी को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, वो जो उसने पैसा खर्च किया उसके ऊपर, उसको वो जस्टिफाई करना चाहता है कि यार हाँ लोग ये ना कहे कि वेस्ट कर दिया, डाउन द ड्रेन हो गया पैसा, है ना, नाली में बहा दिया। नहीं, वो उसको जस्टिफाई करना चाहता है कि इट वॉज अ मनी वेल स्पेंट, है ना, ये वर्थ थी स्पेंड करनी। वैसा भी हमने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक, तो लेट्स सी एक और पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, अगर उसमें भी नहीं मिला तो हम फिर 30th क्वेश्चन पढ़ के देखेंगे। ड्यूरिंग द फर्स्ट रोबो अंपायर सीजन प्लेयर्स कंप्लेन्ड अबाउट सम स्ट्रेंज कॉल। अब इसमें क्रिटिसिज्म आ गया, है ना, तो मतलब इसमें हमारा आंसर हो सकता है उसका। प्लेयर्स क्या कर रहे थे फर्स्ट रोबो अंपायर सीजन में, कंप्लेंट कर रहे थे सम स्ट्रेंज कॉल्स, मतलब उनको जो डिसीजन मिल रहे थे ना उनको लग रहा था बड़े अजीब से डिसीजन है, मतलब ये वैसे तो ये नहीं होता था नॉर्मली, तो हम इसको लाइक वाइड मानते थे, बट अब ये कह रहा वाइड नहीं है, ये नॉर्मली इसको वाइड नहीं मानते थे, अब ये कह रहा वाइड है। तो वो थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर रहे थे, कंप्लेन करना मतलब क्रिटिसाइज करना, ऑब्वियसली वही चीज़ होगी ना। In response, MLB decided to tweak the dimensions of the zone, and the following year the consensus was that ABS is profoundly consistent। ठीक है, तो अभी मैं इसको ज़्यादा ट्रांसलेट नहीं करूंगा क्योंकि हमारा आंसर इसी लोकेशन में होना चाहिए। तो ये है हमारा इसी में हमारा आंसर होना चाहिए, और आपके पास टाइम है अबाउट 10 सेकेंड्स मुझे बताने के लिए, और आपका टाइम शुरू हो रहा है अब।
ओके, टाइम्स अप। मैं इसको पहले यहाँ पे चलो मैं पहले आंसर लिख देता हूँ एंड सी आपने सही आंसर फाइंड किया या नहीं। इसका आंसर आएगा यस। और मैं इसको पहले मार्क कर देता हूँ, मैं फिर बताऊंगा क्या। अब बड़ा बहुत इजी आंसर। देखिए क्या कह रहा है कि जब एमएलबी को क्रिटिसिज्म मिला तो उन्होंने उसको अमेंड करना ज़रूरी समझा, है ना। तो यही कह रहा है ना, जब प्लेयर्स ने कंप्लेन की तो उन्होंने क्या किया, एमएलबी ने दे डिसाइडेड टू ट्वीक द डायमेंशंस ऑफ द जोन। ट्वीक करना होता है कुछ चेंज करना, तो उन्होंने क्या किया, डायमेंशन ऑफ द जोन को, जोन के जो डायमेंशंस हैं उनको चेंज कर दिया। तो ऑब्वियसली तो आंसर क्या आएगा इसका, यस। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, जस्टिफाई करना चाह रहे थे कि नहीं करना चाह रहे थे। एंड द फॉलोइंग ईयर द कंसेंसस वाज दैट एबीएस इज प्रोफाउंडली कंसिस्टेंट। अब एबीएस कंसिस्टेंट हो गया मतलब एक्यूरेट हो गया, है ना, एक्यूरेसी ऑफ द कंसिस्टेंट। बट आगे अभी तक वो जस्टिफाई करने की बात तो ही नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एमएलबी सेज द डिवाइस इज नियर परफेक्ट प्रिसाइज विद इन फ्रैक्शंस ऑफ एन इंच। ओके, तो ये एक्यूरेसी के बारे में बात हो रही है। तो अब मुझे बताइए इसका आंसर क्या आना चाहिए। आगे पढ़ लेते हैं एक बार। It will reduce the controversy in the game and be good for the game, says Rob Manfred, who is commissioner for MLB. But the question is whether controversy is worth reducing or whether it is the sign of a human hand. कहते हैं फिर क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि क्या कंट्रोवर्सी को रिड्यूस करना वर्थ है, जायज़ है, मतलब जो हम कर रहे हैं उसको वर्थ है रिड्यूस करना कंट्रोवर्सी को, और वेदर कंट्रोवर्सी एक ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट का साइन है। तो इस यहाँ पर एक्यूरेसी के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो आपके पास अबाउट 10 सेकंड बताने के लिए इसका आंसर क्या आएगा और आपका टाइम शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप। पहले मैं इसका आंसर यहाँ पर लिख देता हूँ। इसका आंसर है, ड्रम रोल प्लीज, नॉट गिवन। अब देखिए इसका आंसर नॉट गिवन क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें ये तो पता कि ये प्रिसाइज हो गया है ना, ये भी पता कि कंसिस्टेंट है ये, बट क्या वो जस्टिफाई करना चाह रहे हैं अपने कितना पैसा स्पेंड किया है कितना नहीं। हमें सिर्फ ये पता है कि ये भी एक्यूरेट है ना, इस एक्यूरेसी के बारे में तो हमें पता है नो डाउट। बट क्या जो एमएलबी है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, क्या ये सफाई देना चाह रही है कि भाई हमने इतना पैसा स्पेंड किया, देखो ये एक्यूरेसी इंप्रूव हो गई है, तो हमने मतलब पैसे को सही जगह पर लगाया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा। तो उन्होंने सिर्फ क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि ये नियर परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा प्रिसाइस है, बट क्या जो पैसा स्पेंड हुआ और कितना हुआ है वो जस्टिफाई कर रहे हैं उस पैसे की स्पेंडिंग को? नहीं। अब इसमें लोगों को लगे, बच्चों को लगे कि यार यहाँ पे वर्थ रिड्यूसिंग लिखा तो हुआ है, वर्थ मतलब पैसे के बारे में, बट एक कंट्रोवर्सी को रिड्यूस करने के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि वो अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये भी वैसे भी क्वेश्चन है राइटर का कि यार ये चीज़ कर रहे हो तो कि वो वर्थ है भी है या नहीं, ये एमएलबी की तरफ से कोई बयान नहीं है। क्लियर। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, नॉट गिवन। चलिए अगला भी पढ़ लेते हैं 30th। क्या इसका आंसर तो नहीं इस पैराग्राफ में। द 100 माइल एन आवर फास्ट बॉल लेड टू अ मोर एक्साइटिंग स्टाइल ऑफ प्ले। तो ये हमारा कीवर्ड हो गया 100 माइल एन आवर फास्ट बॉल। तो अभी तक तो उसका बारे में मैंने पढ़ा ही नहीं, तो जैसे भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो हमारा आंसर वहाँ पर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये नीचे चला गया गलती से। ओके ओके, तो ये नीचे कैसे चला गया, चलो कोई बात नहीं। तो अब हम करते हैं अगला पैराग्राफ। तो हमने ये मार्क पहले कर लिया था क्योंकि ये 5th पैराग्राफ है हमारा, तो ये तो हमारे सारे कंप्लीट हो गए हैं, है ना, लकीली। तो इसका आंसर इसमें होना चाहिए। ठीक है, पहले इसको देख लेंगे। अगर 100 माइल एन आवर इसमें लिखा हुआ तो पहले ये सॉल्व कर लेंगे, फिर एमसीक्यू को सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि यार मुझे डिफिकल्ट लग रहा है एमसीक्यू को सॉल्व करना, तो पहले आप ये यस नो सॉल्व कर लीजिए, यस नो नॉट गिवन, एंड फिर एमसीक्यूज के ऊपर चले जाएंगे हम। ओके, अ ह्यूमन एट लीस्ट येल्स बैक व्हेन आई स्पोक विद फ्रैंक वॉयला
a coach for a North Carolina team. He said that ABS works as designed, but that was also unforgiving and pedantic, almost legalistic. अब कह रहे कि जो ह्यूमन है ना, वो कहते कम से कम वापस तो यस मतलब चिल्लाता है, वो वापस आप पर चिल्लाता तो है ना, जैसे आप चिल्लाकर बात कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट रिस्पॉन्ड तो कर रहा है ना कि हाँ, वो दीवार के साथ बात करने वाली बात तो नहीं है ना, आप बोल रहे हो तो वो भी कुछ बोल रहा है, तो वो आर्ग्यूमेंट्स टू एंड फ्रो जा रहे हैं, आदान प्रदान हो रहा है, वाद विवाद हो रहा है. व्हेन आई स्पोक, अब क्या आइस में कौन है? राइटर. अब ये राइटर की बात हो रही है ना. कहते जब राइटर कह रहा है कि जब मैंने फ्रैंक के साथ बात की ना, जो नॉर्थ कैरोलिना टीम का कोच है, वो कह रहा है कि एबीएस जिस मकसद से डिज़ाइन किया गया था ना, वो काम कर रहा है, बट साथ के साथ ये बहुत ज़्यादा अनफॉरगिविंग है, मतलब बिल्कुल गलतियां नहीं बर्दाश्त करता, बहुत ज़्यादा पेनल्टीज देता है. जैसे कोई लीगलिस्टिक है, जो जैसे कोई लीगल काम हो रहा हो, जैसे हम स्पोर्ट्स नहीं खेल रहे हैं, जैसे हम कोई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, इतना ज़्यादा वो प्रिसाइस है, अनफॉरगिविंग है, मतलब ह्यूमन एरर की वो बात ही नहीं किया. चलो कहते हैं ना, किस्मत अगर कोई ह्यूमन कर रहा है तो एक आधा इंच इधर उधर हो गया तो पता भी नहीं लगेगा, बट वो तो एक फ्रैक्शन ऑफ इंच भी नहीं छोड़ रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा वो लीगलिस्टिक काम हो चुका हुआ है. मैनफ्रेड इज अ लॉयर. अब जो वो पर्सन है ना मैनफ्रेड, वो क्या है? एक लॉयर है. वायोला नोटेड सम पिक्चर्स हैव कंप्लेंट दैट कंपेयर्ड विद द ह्यूमंस द रोबोट स्ट्राइक जोन सीम्स टू प्रिसाइज. मतलब ह्यूमन के बजाय अब जो रोबोट का स्ट्राइक जोन है ना, वो बहुत प्रिसाइज मतलब एक्यूरेट है. वो तो ऑब्वियसली होगा, रोबोट्स ने तो बिल्कुल इंच टू इंच नाप के चलना है ना, वो ह्यूमंस की तरह तो जज नहीं करते, वो तो बिल्कुल लाइक फ्रैक्शन ऑफ एन इंच तक जाते हैं, बिल्कुल प्रिसाइज काटते हैं वो चीज़ को. वाला वाज वॉन्स अ मेजर लीग प्लेयर हिमसेल्फ. अब जो कहता है वाला है ना, ये जो बंदा जो कोच भी है, वो क्या था? एक समय पर मेजर लीग प्लेयर था. अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? माइनर लीग. जैसे आप समझ लो एक तरह के आईपीएल और इंटरनेशनल के ना, जैसे डोमेस्टिक क्रिकेट होते हैं ना कंट्रीज के, वो हो गया माइनर लीग, और जो इंटरनेशनल्स हैं वो हो गया मेजर लीग तरह का. ठीक है, तो जो कोच है ना, वो एक बार एक समय पर मेजर लीग में प्लेयर था खुद. When he was pitching, जब वो बॉलिंग करता था एक तरह से, he explained umpires rewarded skill. तो अंपायर्स ना स्किल को रिवॉर्ड करते थे. थ्रो इट वेयर यू एम्ड एंड इट वुड बी अ स्ट्राइक. मतलब जहाँ पर फेंकना चाहिए था ना, आपका एम है, अगर वहाँ पर जा रही है आसपास भी, तो आपको वो बॉल मिल जाती थी, स्ट्राइक मिल जाता था. इवन इफ इट वॉज एन इंच और टू आउटसाइड, अगर एक आधा इंच इधर उधर भी होगा ना, तब वो बॉलर की फेवर में कॉल कर देते थे, क्योंकि स्किल को वो मानते थे कि हाँ यार अच्छी स्किल है बंदे के पास. देयर वॉज अ डायलॉग बिटवीन पिक्चर एंड अंपायर. तो वो वहाँ पर एक ह्यूमन इंट्रैक्शन थी, डायलॉग होता था पिक्चर के बीच में और अंपायर के बीच में. क्लियर? होपफुली आपको समझ आ गया पैराग्राफ का. और अगर इसमें देखेंगे तो 100 फा तो है ही नहीं, तो हम क्या चलेंगे सीधा एमसीक्यूज की तरफ. What does writer suggest about ABS in the 5th paragraph? अब इसमें आई मैंने बताया ना, आई मतलब राइटर. It is bound to make key decisions that are wrong. तो चलिए मैं अब अपना आंसर बाद में बताऊंगा, पहले हम इसको समझते हैं ऑप्शंस को. कहते हैं कि वो की डिसीजंस को लाइक बाउंड मतलब वो बंधा हुआ था, मतलब वो करना ही करना था उसने की डिसीजंस को गलत. बी इट में रिड्यूस सम ऑफ द अपील ऑफ द गेम. इसकी वजह से ना कुछ गेम की जो अपील थी, अट्रैक्शन थी, वो कम हो गई. इट विल लीड टू द डिसअपियरेंस ऑफ ह्यूमन एम्पायर्स. कि इसकी वजह से ह्यूमन एम्पायर्स खत्म हो जाएंगे, विल मतलब फ्यूचर ऑब्वियसली. इट में इंक्रीज कॉल्स फॉर द रूल्स ऑफ बेसबॉल टू बी चेंज्ड. कि इसकी वजह से बेसबॉल के जो रूल्स हैं ना, वो चेंज हो जाएंगे. अभी आपके पास अबाउट 10 सेकंड्स है मुझे आंसर बताने के लिए, और आपका समय शुरू हो रहा है अब. Okay, time's up. And first I will do is I will give you my answer. And my answer is, let me change the color, not this. Okay, so my answer is B option. इट में रिड्यूस सम ऑफ द अपील ऑफ द गेम. कि इसकी वजह से ना गेम की जो अपील अट्रैक्शन है वो कम हो सकती है. अब वही कह रहा है ना पूरे पैराग्राफ में राइटर, अगर आप ध्यान दोगे कि अच्छा अब ये ए ऑप्शन क्यों नहीं आएगा, पहले ये देखते हैं.
मैं इसको रेड से मार्क कर दूंगा। ए ऑप्शन तो आ ही नहीं सकता। क्यों? कह रहा है कि ये की डिसीजंस को रॉन्ग करता है, बट वो क्या कह रहा है, ABS वर्क्स एज डिजाइंड, अनफॉरगिविंग एंड पिडेंटिक, ठीक है, ऑलमोस्ट लीगलिस्टिक, मतलब बिल्कुल भी है, और ये क्या है, बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है। तो इसकी वजह से ए तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि उनको पता है जो भी डिसीजन है वो तो सही आ रहे हैं। हमें लग रहा है कि यार अगर ह्यूमन होता था तो बच जाते, बट ये तो कोई मौका ही नहीं देता छोड़ने का ना, छोटी सी गलती भी माफ़ नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर कोई टीचर चेक कर रहा है, एग्जांपल के तौर पर मैं ले रहा हूँ कि टीचर को ऐसे चेक कर रहा है, हो सकता है उसके निगाह से उसकी नज़र से एक आधा कॉमा बच जाए, आपका एक आधा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, आपका कुछ एक आधा बच जाए स्पेलिंग मिस्टेक, है ना। तो वो हो सकता है एक ह्यूमन अगर कोई चेक कर रहा है तो वो कुछ मिस भी कर सकता है, बट अगर कोई कंप्यूटर चेक कर रहा है या आप वर्ड फाइल में आंसर स्पेलिंग चेक कर रहे हो तो वो नहीं बख्शेगा, वो तो सभी गलत स्पेलिंग्स के नीचे रेड लाइन देगा ही देगा, है ना। तो फिर वो तो रॉन्ग हो ही नहीं सकता कि डिसीजन उसमें। तो सी के बारे में तो बात ही नहीं की गई है कि इससे वजह से ह्यूमन अपायर्स खत्म हो जाएंगे, तो वो तो है ही नहीं बिल्कुल भी। सिमिलरली ना ही डी के बारे में बात की गई है कि इसकी वजह से रूल्स को चेंज करना पड़ेगा, वैसे भी कोई बात नहीं की गई है। तो यहाँ पर देखोगे ना, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। सो यहाँ पे डायलॉग होता था, है ना, ह्यूमंस येल बैक करते थे एटलीस्ट, मतलब कुछ ना कुछ तो था जो उनको एक ह्यूमन टच देता था कि हाँ यार किसी बंदे से बात हो रही है तो हमारी भी सुनी जा सकती है। बट अब तो मतलब वो ना दीवार से सिर मारने वाली बात हो जाएगी, तो वो बात होगी, इस वजह से वो आ रहा है। इट में रिड्यूस अपील होता है अट्रैक्शन, ठीक है। अब ये वो अपील मत समझ लेना, जब क्रिकेट में अपील करते हैं आउट करने के लिए, आउट है या नॉट आउट है, ये अपील को हम यूज़ कर रहे हैं एज एन मतलब सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन वर्ड के लिए, कि इसके वजह से कुछ जो ट्रैक्शन है गेम की खत्म हो जाए, क्योंकि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ही खत्म होगी ना। देयर वाज अ डायलॉग, अब होता था, अब तो होता ही नहीं है, बस उन्होंने जो डिसीजन दे दिया वो चुप करके मान लो। पहले वो जाते थे अंपायर के साथ बहस करते थे, वो जो सॉरी ऑडियंस हैं, फैंस हैं, वो भी प्लेयर्स के साथ जोश में आते थे, लैग गलत है ये वो, जैसे हम करते हैं कि आउट था नॉट आउट था वो। अब जो कंप्यूटर ने दे रहा है वो तो वही आ रहा है ना, मतलब कंप्यूटर तो पार्शलिटी करेगा नहीं, तो हम बायर्स के ऊपर भी लांछन नहीं लगा सकते यार ये तो पार्शल है, ये उसका फ़ैन है, ये उसका फ़ैन है, समथिंग लाइक दैट। उससे अपील क्या हो जाएगी, रिड्यूस, वो बहुत ज़्यादा रोबोटिक बन जाएगी चीज़। अब रोबोटिक चीज़ तो इतना ज़्यादा अपील ही ना करेगी ह्यूमंस को, तो वो चीज़ कर रहे हैं ये। होपफुली ये क्लियर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है मॉर्गन स्वोर्ड सेज दैट इंट्रोडक्शन ऑफ एबीएस। अब यहाँ पे भी जब भी हम मॉर्गन स्वोर्ड को पढ़ेंगे तो हमारा आंसर उसमें होगा। तो फिलहाल हम अगला कुछ पैराग्राफ पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें अगर 100 माइल वाला ना होगा तो हम ये सॉल्व कर लेंगे, अगर ये हुआ तो। चलिए अगले को पढ़ते हैं। The executive tasked with the running the experiment for MLB is Morgan Sword। तो चलिए हमें तो मिल ही गया ये मॉर्गन स्वॉर्ड नाम का बंदा। Who is in charge of baseball operations? तो ये किसका इंचार्ज है, बेसबॉल ऑपरेशंस का। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम चलिए एक बार एक ऑप्शंस को रीड कर लेते हैं। अगर तो मतलब जो ऑप्शंस पढ़ेंगे और जो फिर पैराग्राफ पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ए ऑप्शन मॉर्गन स्वॉर्ड सेज द इंट्रोडक्शन ऑफ एबीएस। अब एबीएस जब इंट्रोड्यूस किया तो उसने उसके बारे में क्या कहा था, वॉज रिगार्डेड एज एन एक्सपेरिमेंट विदाउट ए गारंटेड आउटकम, कि यार ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बट इसकी जो आउटकम है ना वो गारंटेड नहीं है ना। बी was intended to keep up with the developments in other sports, कि जो बाकी स्पोर्ट्स में डेवलपमेंट्स हो रही है ना उसके साथ हम कीप अप करना होता है, उसके साथ की साथ चलना है, हम पीछे ना रह जाएं, यार बाकी तो कर ही रहे हैं हम पीछे ना रह जाएं, तो हम उसके साथ अप टू डेट रहना चाह रहे हैं। ये कहा था उसने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। सी was a response to changing attitudes about the role of sport, कि लोगों का अब जो नज़रिया है ना, एटीट्यूड मतलब जो नज़रिया है वो बदल रहा है, तो उसके रिस्पॉन्स में ये हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। डी वॉज एन अटेम्प्ट टू इंश्योर बेसबॉल रिटेन्ड अ यंग ऑडियंस। अब क्यों किया गया था, ताकि जो बेसबॉल है ना वो क्या रिटेन कर सके, यंग ऑडियंस को अपने साथ बना के रख सके, ये ना हो कि जो यंग ऑडियंस है ना वो हमसे दूर हो जाए। लेट्स सी उसने क्या कहा था। According to Sword, ABS was a part of a larger project to make baseball more exciting since executives are terrified of losing younger fans।
तो वो कह रहा था कि हमने क्यों किया था ये वाला प्रोजेक्ट, क्योंकि हम चाहते थे कि ये हम एक्साइटिंग बना सकें बेसबॉल को, है ना, बेसबॉल को क्या बना सके, मोर एक्साइटिंग, क्योंकि एग्जेक्टिव्स है ना वो डर रहे थे कि वो हम क्या ना खो दें, लूजिंग मतलब क्या ना खो दें यंगर फैंस, एज हैज़ बीन द केस विद हॉर्स रेसिंग एंड बॉक्सिंग, जैसे कि हॉर्स रेसिंग और बॉक्सिंग के गेम्स के साथ हुआ था, हम वैसे हमारे साथ ना हो. He explains how they began the process of by asking fans what version of baseball they found most exciting. तो वो हो गया. तो हमें इसका आंसर मिल चुका हुआ इसमें, तो मैं आपको अगेन 10 सेकंड्स दूंगा आंसर बताने के लिए और आपका समय शुरू हो रहा है अब. Okay, time's up and now I'm gonna give you my answer. पहले मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ इसको लोकेशन को. इस ये क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 39 एंड द आंसर इज, आई होप ये तो काफ़ी इजी होना चाहिए आंसर सभी के लिए. डी ऑप्शन, एन अटेम्प्ट टू इंश्योर बेसबॉल रिटेन्ड अ यंग ऑडियंस. वही कह रहे हैं ना, एग्जेक्टिव्स आर टेरिफाइड ऑफ, मतलब वो डर रहे थे कि उनको यार ये यंगर जो फैंस है ना वो उनसे दूर ना हो जाएं, जैसे किसके साथ हुआ है, हॉर्स रेसिंग के गेम के साथ और बॉक्सिंग के साथ. मतलब अब जो यंग पर्सन है ना, जो बच्चे हैं, जो अभी नई जनरेशन आ रही है, वो इनको इतना फॉलो नहीं कर रही. किन कारणों से फॉलो नहीं कर रही हमें क्या लेना देना, बट वो कर नहीं रही है, इसी वजह से वो ABS लेके आए हैं. लेकिन तभी वो ABS को उन्होंने पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट बनाया है. क्लियर. अगर इसमें बाकी देखोगे, लेट मी चेंज द कलर. हाँ, बाकी देखोगे ए ऑप्शन, यहाँ तो कोई बात ही नहीं की है कि वो आउटकम गारंटेड थी या नहीं थी. सिमिलरली बी के साथ, अदर स्पोर्ट्स में तो वो है ही नहीं, तभी तो उनके यंग फैंस चले गए. अगर उनमें अदर स्पोर्ट्स में ये चीज़ होती तो उनके यंग फैंस तो ना चले जाते. सी, लोगों का नज़रिया चेंज हो रहा है स्पोर्ट्स के बारे में, ये भी नहीं हमें पता. हमें ये पता कि वो यंगर ऑडियंस को बचाने के लिए कर रहे थे, बाकी लोगों का क्या नज़रिया है वो हमें इतना कुछ क्लियर बताया नहीं गया हुआ. 40th क्वेश्चन देखते हैं अब, उसका आंसर तो नहीं है अब. व्हाट डज द राइटर इंक्लूड द व्यूज ऑफ नो एंड रसो. अब जब इन पर्सन के बारे में हमें पता लगेगा, नो एंड रसो के बारे में, तब हमें पता लगेगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. He explains how they began the process by asking fans what version of baseball they found most exciting. The result showed that everyone wanted more action, more hits, more defense, more base running. This type of baseball essentially hasn't existed since the 1960s, when the 100-mile-an-hour fastball, which is difficult to hit and control, entered the game. It flattened the game into strikeouts, walks and home runs, a type of play lacking much action. तो हमारा ये कीवर्ड आ गया 100-mile-an-hour fastball. तो अब हम चलते हैं अपने ट्रू फॉल्स की तरफ. तो ये रहा. अब क्वेश्चन कह रहा था, द 100-mile-an-hour fastball led to a more exciting style of play. तो आपके पास अबाउट 10 सेकेंड्स है मुझे बताने के लिए इसका आंसर, एंड आपका समय शुरू हो रहा है अब. ओके, टाइम्स अप. अब मैं पहले आंसर लिखूंगा यहाँ पर एंड फिर देखेंगे इसकी लोकेशन को क्यों आ रहा है, कीवर्ड्स को मैच करके देखेंगे. इसका आंसर है नो. अगर आपने यस या नॉट गेम में लगाया है तो डोंट वरी, मैं बताऊंगा इसका आंसर नो क्यों आ रहा है. अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है, जो 100-mile-an-hour की जो फास्ट बॉल थी ना, जो उन्होंने बॉल निकाली थी 100-mile-an-hour की, तो उसकी वजह से उसका क्या नतीजा निकल के आया, एक मोर एक्साइटिंग स्टाइल ऑफ प्ले निकल कर आया. मतलब जो गेम थी वो बहुत एक्साइटिंग हो गई, और एक्साइटिंग हो गई, मोर मतलब पहले से ज़्यादा एक्साइटिंग हो गई. बट अब यहाँ पे देखेंगे ना, अब लोगों को क्या चाहिए था. देखिए पहले उन्होंने दिस लिखा. अब दिस मतलब होता है प्रोनाउन, पिछली किसी चीज़ को रेफर कर रहा है. अब दिस टाइप ऑफ बेसबॉल, कौन सी टाइप ऑफ बेसबॉल, मतलब पहले बताया होगा तभी तो मैं लिखूंगा ना. तो लोगों को क्या चाहिए था, मोर एक्शन, मोर हिट्स, मोर डिफेंस, मोर बेस रनिंग. ठीक है. कहते जो इस तरह की बेसबॉल है ना वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही. कब से, 1960 से. क्यों,
जब क्या आई थी, निकल कर आया थी 100 माइल एन आवर की फास्ट बॉल, जो डिफ़िकल्ट टू हिट थी, डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल थी, जब वो गेम में एंटर हुई। इसने गेम को फ्लैट कर दिया स्ट्राइक आउट्स, वॉक्स और होम रन्स में, जिसमें कुछ एक्शन है ही नहीं। तो लोगों को जो चीज़ चाहिए थी ना, उसका ऑपोजिट हो गया बिल्कुल। इस वजह से इसका आंसर क्या आएगा? नो। ये हमारा क्वेश्चन 30। क्लियर? इसका आंसर नो क्यों आ रहा है? क्योंकि ये कह रहा है कि जो 100 माइल एन आवर फास्ट बॉल है उसकी वजह से गेम और एक्साइटिंग हो गई। वो कहते हैं इसने तो गेम को फ्लैट कर दिया, मतलब लोगों की सारी एक्साइटमेंट खत्म कर दी। अब फ्लैट लाइन में क्या मतलब, अगर मेडिकल टर्म्स में देखो, अगर तो लाइन अप एंड डाउन जा रही है तो बंदा जिंदा है ना, धड़कन चल रही है। बट अगर काम फ्लैट हो जाए तो बंदा क्या हो गया? डेड। इसी तरह से अगर गेम फ्लैट हो जाएगी तो गेम क्या ना, फ्लैट गेम है मतलब डेड गेम है, कोई मज़ा ही नहीं आ रहा। तो ये गेम को फ्लैट कर दिया तो एक्साइटिंग तो रही नहीं, पहले से भी बोरिंग हो गई। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नो। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। चलिए 31st क्वेश्चन को रीड करते हैं। द डिफरिंग प्रपोजल्स फॉर ऑल्ट्रेशंस टू द बेसबॉल बैट लेड टू फियर्स डिबेट ऑन स्पोर्ट्स टीम। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अब प्रपोजल्स मतलब सुजेशन है ना, डिफरिंग मतलब अलग अलग सुजेशंस आए। किसके अल्ट्रेशन मतलब होता है चेंजेस, किसको चेंज करने के लिए? बेसबॉल बैट के साइज को, उसकी विड्थ को, जो भी है ना, उसके लाइक मटेरियल को, जो भी चेंज करना है, चेंजेस के लिए सुजेशन आए। उसकी वजह से उसकी टीम पर क्या, इस वोट की टीम पर बहुत ज़्यादा फियर्स डिबेट मतलब आर्ग्यूमेंट्स। अगर तो आर्ग्यूमेंट्स हुए स्पोर्ट्स की टीम के में बेसबॉल बैट के चेंजेस को लेकर, तब तो आंसर क्या आएगा? यस। बट अगर डिबेट्स नहीं हुई, सब बंदे सहमत थे कि हाँ यार होना चाहिए ये वाली चीज़ है ना, तो आंसर क्या आएगा? नो। बट अगर हमें नहीं पता कि डिबेट्स हुई थी नहीं हुई थी, अगर डिबेट हुई भी थी तो उसका किस वजह के कारण हुई थी, बेसबॉल बैट को लेकर, बेसबॉल की जो बॉल है उसको लेकर, या किसी और इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट को लेकर, तो आंसर क्या आएगा? नॉट गिवन, क्योंकि हमें पता ही नहीं डिबेट हुई किस वजह से है। चलिए देखते हैं। Swart's team brainstormed potential fixes. Any rule that existed, they talked about changing the bats. देखिए तो हमारा बैट को चेंज करने के लिए आ गया, to changing the geometry of the field. But while all these were ruled out as potential fixes, ABS was seen as a perfect vehicle for change. तो ये हमारी लोकेशन है। तो आपके पास अराउंड 10 सेकंड है मुझे बताने के लिए इसका आंसर, और आपका समय शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप। इसका आंसर है नॉट गिवन। आई होप सभी को समझ आ गया होगा क्यों नॉट गिवन आ रहा है इसका आंसर। क्योंकि हाँ, बैट चेंज करने के बारे में वो बात तो कर रहे हैं, आइडिया ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं आइडियाज़ को, बट क्या उसकी वजह से उसमें डिबेट हुई थी, फियर्स डिबेट के? नहीं, हमें ये नहीं पता। और कितने प्रपोजल्स थे कि कितने बंदे क्या क्या लाइक, कोई बंदा कह रहा था बैट का मटेरियल चेंज करो, कोई बंदा कह रहा था बैट की लेंथ चेंज करो, कोई बंदा कह रहा था बैट की विड्थ चेंज करो, जो भी है। तो हमें ये नहीं पता क्या क्या थे, और डिबेट के बारे में तो बात ही नहीं की गई, और किस तरह के चेंजेस थे वो भी नहीं बात की गई। तो इस वजह से आंसर क्या आएगा इसका? नॉट गिवन। आई होप ये क्लियर है आपको। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। ABS मेक्स चेंजेस टू द शेप ऑफ स्ट्राइक जोन फिजिबल। अब कहते हैं जो ABS टेक्नोलॉजी है ना, वो कह रहे हैं कि जो अगर अपने चेंजेस कर रहे हैं ना, किस में चेंजेस करने हैं? टू मतलब किस में चेंजेस करने हैं? शेप ऑफ द स्ट्राइक जोन। अब कहती है ना, जो ये टेक्नोलॉजी है इसकी वजह से जो हमने स्ट्राइक जोन, जो हमने इमेजिनरी जोन है हमारा, उसकी जो शेप में बदलाव करना है वो फिजिबल है। फिजिबल का मतलब क्या आता है आपको पता होना चाहिए। सिंपल सा कॉमन वर्ड है, आपको रीडिंग में हो सकता है पेपर में देखने को मिल जाए। अगर आपको नहीं पता तो उसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको। पॉसिबल, फिजिबल कह लो, पॉसिबल कह लो, प्लॉजिबल कह लो, है ना, ये कुछ वर्ड्स आपको आने चाहिए। अगर तो ABS की वजह से ये पॉसिबल है कि हम शेप ऑफ द स्ट्राइक जोन को चेंज कर सकें, तो आंसर क्या आएगा? यस। बट अगर ये पॉसिबल नहीं है
कि हम शेप को ऑफ द स्ट्राइक जोन को चेंज नहीं कर सकते, जो फिक्स कर दिए तो वो कर दिए, उसको हम चेंजेस नहीं कर सकते उसमें, तो आंसर क्या आएगा? नो। बट अगर हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हमें ये नहीं पता इस चीज़ के बारे में, तो आंसर क्या आना चाहिए इसका? नॉट गिवन। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। But while all of these were ruled out as potential fixes, ABS was seen as a perfect vehicle for change. According to Sword, once you get the technology right, you can load any strike zone you want into the system. मतलब आप कोई भी स्ट्राइक जोन को सिस्टम में लोड कर सकते हो, मतलब जो सॉफ्टवेयर है उसमें आप प्रोग्रामिंग कैसे भी कर सकते हो. इट माइट बी अ ट्राइंगल, अ ब्लॉब और समथिंग शेप्ड लाइक टैक्सेस. Over time, as baseball evolves, ABS can allow the zone to change with it. Okay, तो इसमें जोन के बारे में बात कर रहे हैं और शेप के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारी लोकेशन यही होनी चाहिए. ओके, तो ये हमारी लोकेशन है और आपके पास अबाउट 10 सेकंड मुझे बताने के लिए आंसर को, और आपका समय शुरू हो रहा है अब. ओके, टाइम्स अप. मैं आप आंसर लिखने जा रहा हूँ इसका आंसर है यस. आई होप आपको मिल गया होगा. तो ये रहा इसका आंसर. मैं इसकी लोकेशन को मार्क कर दूं एक बार. तो ये अब देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि कहते हैं स्वॉर्ड क्या कह रहा है कि एक बार का टेक्नोलॉजी ठीक हो गई ना आपकी, तो आप कोई भी स्ट्राइक जोन को इसमें लोड कर सकते हो, प्रोग्राम कर सकते हो, चाहे वो ट्रायंगल की शेप का हो, चाहे एक ब्लॉब की शेप का हो, और समथिंग शेप्ड लाइक टैक्सेस. टैक्सेस मतलब जगह, स्टेट का नाम है ना, यूएस की. तो चाहे किसी भी शेप में हो आप लगा सकते हो. कहते हैं ओवर टाइम, जैसे समय के साथ साथ जैसे बेसबॉल इवॉल्व होगी, चेंज होगी, एबीएस हमें जोन को चेंज करने में हेल्प करेगा, हमें अलाउ करेगा हम टाइम के साथ साथ जोन की शेप को चेंज कर सकें. फॉर एग्जांपल हो सकता है पास्ट में ट्रायंगल शेप काफ़ी फेमस हो, बट अब शायद सर्कुलर शेप चल रही है, मे बी रेक्टेंगुलर शेप चल रही है. हो सकता है फ्यूचर में शेप्स में कुछ चेंजेस आ जाएं और लोगों को लगे नहीं यार ये शेप वैसे तो ठीक है ट्रायंगल या सर्कुलर, बट ये सर्कुलर के ना ये एजेस थोड़े से ऐसे होने चाहिए, तो वो एजेस को चेंज कर देंगे. मतलब उस वजह से हम शेप की, स्ट्राइक जोन की शेप को चेंज कर सकते हैं. क्लियर? चलिए, तो हमारा ये सभी क्वेश्चन हो गए, ये वाले भी सारे क्वेश्चंस हो गए. 38, 39, हमारा सिर्फ एक ही क्वेश्चन रह गया 40th. अभी हमें ये 2 पर्सन्स के नेम मिलने, लास्ट पैराग्राफ ही है, तो इसी में आंसर होगा ऑब्वियसली. लेट्स सी. पहले हम क्या करते हैं, ऑप्शंस को रीड कर लेते हैं ताकि हमें पता लगे हम ढूंढ क्या रहे हैं. वाई डज द राइटर इंक्लूड द व्यूज ऑफ दीज 2 पर्सन, नो एंड रसो. अब मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है कि राइटर ने इन दोनों लोगों के रिव्यूज को ऐड क्यों किया, मतलब मकसद क्या है. टू शो दैट एटीट्यूड्स टू टेक्नोलॉजी वेरी वाइडली. वो ये शो करना चाहता है कि जो एटीट्यूड्स, मतलब जो नज़रिया है, जो टेक्नोलॉजी के प्रति लोगों का नज़रिया है, वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है, मतलब चेंज होता है ना. वाइडली मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं. कोई बंदा क्या सोच रहा है, कोई बंदा क्या सोच रहा है टेक्नोलॉजी के बारे में. टू आर्ग्यू दैट पीपल हैव अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ऑफ स्पोर्ट्स, कि जो लोगों के एक्सपेक्टेशंस है ना वो अनरियलिस्टिक है. टू इंडिकेट द एक्यूरेसी इज नॉट द सेम थिंग एज इंजॉयमेंट. वो ये बताना चाह रहा है कि जो एक्यूरेसी है ना वो इंजॉयमेंट के मतलब सेम नहीं है. मतलब एक्यूरेसी अपनी जगह पर, बट इंजॉयमेंट अपनी जगह पर, मतलब दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. डी. टू सुजेस्ट दैट द नंबर ऑफ बेसबॉल फैंस नीड्स टू इंक्रीज. जो बेसबॉल के जो फैंस का नंबर है ना उसको इंक्रीज करना पड़ेगा हमें. लेट्स सी ये दोनों क्या कहना चाह रहे हैं. In the past 20 years, sports have moved away from judgment calls. Soccer has video assistant referees for offside decisions, for example. Tennis has Hawkeye for line calls, for example. For almost a decade, baseball has used instant replay on the base paths. This is widely liked even if the precision can sometimes cause problems. But these applications deal with something physical: bases, lines, goals. तो कह रहा है कि पास्ट 20 ईयर्स में ना जो स्पोर्ट्स है वो ह्यूमन जजमेंट से मूव अवे, मतलब दूर हो गई है. जैसे जो सॉकर है जिनको फुटबॉल कहते हैं, और एक और मतलब जैसे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या साउथ अमेरिकन है वो इनको फुटबॉल कहती हैं. नॉर्थ अमेरिकन जैसे अमेरिका वगैरह में इनको सॉकर कहा जाता है इस गेम को.
तो उसके पास वीडियो असिस्टेंट रेफरीज हैं, जैसे ऑफ साइड है या नहीं है ये चीज़। टेनिस जो उनके पास हॉकाई है, जैसे क्रिकेट में हमारे पास होती है ना, जो लाइन कॉल्स को देते हैं। अब कहते हैं ऑलमोस्ट अ डेकेड, फॉर ऑलमोस्ट अ डेकेड, मतलब 10 साल के लगभग हो गए हैं, है ना। बेसबॉल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इंस्टेंट रीप्ले के ऊपर, ठीक है। हालांकि कई बार जो डिसीजन है ना, सॉरी जो प्रिसीजन है, कई बार वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं, क्योंकि ह्यूमंस नहीं है, सारा कुछ डिसाइड कर रहे हैं रीप्ले के देखकर। वो टेक्नोलॉजी यूज़ हो नहीं रही, सिर्फ रीप्ले यूज़ कर रहे हैं। बट दीज एप्लीकेशंस डील विद समथिंग फिजिकल, वो फिजिकल एस्पेक्ट के साथ डील करते हैं। द बाउंड्रीज ऑफ एक्शन आर प्रिसाइज, delineated with like the keys of a piano. This is not in the case of ABS and the strike zone. Historically, a certain discretion has been appreciated. Okay, तो ये लास्ट पैराग्राफ तो नहीं हो सकता। ओके, एक नीचे पड़ा है तो वो ना नीचे हो गया था, मैं भी कहा नाम तो आया नहीं, लास्ट कैसे हो जाएगा। तो ये रहा मेरा लास्ट पैराग्राफ। आई डिसाइडेड टू ईमेल Alvano, a professor at Berkeley University and a baseball fan, for his opinion. तो कह रहा है राइटर, या इसमें आइकॉन आ गया राइटर। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन पढ़ो ना, जिसमें येस नो नॉट गिवन हो, उसमें राइटर्स के क्लेम्स को वेरीफाई करना होता है। तो उसमें आई वगैरह वर्ड्स का मतलब होता है राइटर्स का ओपिनियन। जो आई है, जो राइटर है, वो डिसाइड करता है किसको ईमेल करने के लिए, एल्वानो को, जो प्रोफेसर है बर्कले यूनिवर्सिटी में एंड अ बेसबॉल फैन, फॉर हिज ओपिनियन। हार्डली अ डे गोज बाय दैट आई डोंट वेक अप एंड रन थ्रू द रीजंस दैट दिस रोबो अंपायर्स इज सच अ टेरेबल आइडिया। वो कह रहा है, एल्वानो कह रहा है कि शायद ही कोई ऐसा दिन निकलता हो जब वो ना सुबह जब वो उठता है तो वो सोचता नहीं यार क्या बेकार आइडिया है रोबो अंपायर्स को लेके आना। He later told me this is part of a movement to use algorithms to take the hard choices of living out of life. तो वो कह रहा है कि ये ना जो डिसीजंस हैं वो ज़िंदगी से बचने के लिए लिए जा रहे हैं, तो ये होना नहीं चाहिए। बेसिकली वो मज़ा नहीं आ रहा उसमें। Perhaps he is right. We watch baseball to kill time, not to maximize it. कहते हैं वो ठीक है, क्योंकि हम बेसबॉल क्यों देखते हैं, कोई भी गेम क्यों देखते हैं? अपने टाइम को किल करने के लिए, मतलब पास टाइम को एंजॉय करने के लिए, टाइम पास करने के लिए, ना कि टाइम को लंबा करने के लिए। सम प्लेयर्स आई हैव मेट टेक अ डिसेंटिंग स्टैंस टुवर्ड्स द रोबोट्स टू, बिलीविंग दैट एक्यूरेसी इज नॉट द आंसर। वो कहते हैं कुछ प्लेयर्स को भी मैं मिला हूँ जो भी यही बिलीव करते कि एक्यूरेसी आंसर नहीं है। अकॉर्डिंग टू जो रसो, अब आ गया ये हमारा पास नो आ गया था, एल्वानो, यहाँ पे हमारा जो रसो आ गया। ये क्या कहना देखते हैं हम। हु प्लेस फॉर अ न्यू जर्सी टीम विथ टेक्नोलॉजी पीपल जस्ट वॉन्ट एवरीथिंग टू बी परफेक्ट। वो कह रहा है कि टेक्नोलॉजी के कारण ना लोग क्या चाहते हैं, एवरीथिंग परफेक्ट होना चाहिए। दैट्स नॉट रियलिटी, आई थिंक परफेक्ट वुड बी वियर्ड। वो कह रहा है जो परफेक्ट है ना वो क्या होगा, वियर्ड होगा। योर टीम ऑलवेज विनिंग, वर्क इज ऑलवेज ग्रेट, देयर इज ऑलवेज मनी इन योर पॉकेट, योर कार नेवर ब्रेक्स डाउन, व्हाट्स देयर टू टॉक अबाउट। कहता है अगर लाइफ इतनी परफेक्ट होगी ना, जैसे कि आपकी टीम हमेशा जीत रही है, आपका काम हमेशा अच्छा चल रहा है, आपके पास हमेशा पैसा है जितना आपको चाहिए खर्च करने के लिए, आपकी कार में कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही है, कहता फिर किसी से बात करने के लिए आपके पास होगा ही क्या, है ना। कल भी जीत रहे हैं, लाइक आपकी टीम लगातार जीती ही जा रही है, तो आप थोड़ी देर के बाद छोड़ रहे, रोज ही हमेशा का काम है ना, हर रोज जीत रहे हैं, काम अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम लाइफ में आई नहीं, तो क्या ही बात करोगे, हाँ लाइफ अच्छी चल रही है, कैसी अच्छी चल रही है, बस वैसे ही जैसे कल चल रही थी चली जा रही है, लाइफ अच्छी चली जा रही है, ठीक है। पैसा है तो आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप क्या ही बात करोगे। कार में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो किसी से, फ्रेंड से क्या बात करोगे, मेरी कार अच्छी है यार, इसमें ये प्रॉब्लम रहेगी, अच्छी है, उसी चीज़ को कितना अच्छा बताई जाओगे, है ना। कुछ चीज़ अगर ख़राब होगी तभी तो बात करोगे ना, प्रॉब्लम है तभी तो किसी से बात करोगे। तो ये मेरी मैं लोकेशन मार्क कर देता हूँ। आपके पास अगेन 10 सेकंड्स मुझे बताने के लिए इसका आंसर, और आपका समय शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप। एंड चलिए बोले मैं अपना आंसर मार्क कर रहा हूँ। इसका आंसर आएगा सी। लाइट चलेगी। इसका आंसर है हमारा सी। आई होप सभी को मिल गया होगा आंसर, काफ़ी इजी था इसका आंसर। अब सी क्यों आ रहा है, अब देखिए
इसमें क्या लिखा हुआ टू शो एटीट्यूड टू टेक्नोलॉजी वेरी वाइडली, बट नहीं, इसमें तो सभी का एटीट्यूड सेम ही है। ओह सॉरी अबाउट दैट, इसमें सभी का एटीट्यूड सेम ही है कि सभी को टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं लग रही। वो कह रहे हैं, ये भी कह रहा है कि यार मैं रीज़न सोचता हूँ कि ये क्यों नहीं होनी चाहिए, प्लेयर्स को भी अच्छी नहीं लग रही, एक्यूरेसी इज़ नॉट दी आंसर। देखो मैं मार्क कर देता हूँ रेड में। रोबोट इज़ टेरिबल आइडिया, तो सम प्लेयर्स एक्यूरेसी इज़ नॉट दी आंसर। रसो भी यही कह रहा है कि लोग सारा कुछ परफेक्ट चाहते हैं, ये चीज़ नहीं, मतलब टेक्नोलॉजी के जो तरफ एटीट्यूड है उसके लिए तो वो वेरी नहीं कर रहा, सभी का सेम ही है कि उनको अच्छी नहीं लग रही टेक्नोलॉजी, तो ये तो हो नहीं सकता। बी, टू आर्ग्यू दैट पीपल हैव अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ऑफ स्पोर्ट, ये भी आंसर नहीं है बिकॉज इसके बारे में तो बात ही नहीं की गई। सिमिलरली डी, नंबर ऑफ फैन इंक्रीज करने हैं या नहीं करने हैं, तो इसके बारे में कुछ बात नहीं की गई। तो उसमें यही बताया गया कि अगर सारा कुछ आप एक्यूरेट कर लोगे ना, परफेक्ट कर दोगे, तो उसमें इन्जॉयमेंट ही खत्म हो जाएगा। जैसे उसने लास्ट में बताया ना उसने भी कि मैं सोचता हूँ कि रोबो एम्पायर कितना टेरिबल आइडिया क्यों है, क्योंकि ना हम अपनी चॉइसेस को खुद नहीं ले रहे। तो मज़ा तो तभी है ना जब हम डिसीजंस खुद लेंगे। अगर सारा कुछ हमने कंप्यूटर के सिर पर ही डाल दिया तो, और हम अपने दिमाग यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, हम रिस्क ले ही नहीं है रियल लाइफ में, तो इन्जॉयमेंट कहाँ पे रहेगा। अगर आप सभी टाइम सेफ को प्ले सेफ ही करते रहोगे तो लाइफ में तो इन्जॉयमेंट ख़त्म हो गया आपका। तो वो चीज़ के बारे में ये बात कर रहे हैं। क्लियर? तो इस वजह से का आंसर क्या आएगा? सी। तो चलिए ये भी हो गए तीनों क्वेश्चंस, ये भी। तो इस तरह से आप अपनी रीडिंग को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ये थोड़ा मेथड डिफ़िकल्ट लग रहा है तो मैंने सिंपल मेथड पर भी वीडियोस बनाई हुई हैं, जहाँ पर हम एक सेट को पहले डील करते हैं, फिर दूसरे को डील करते हैं, फिर तीसरे को डील करते हैं। अगर आपको वैसा मेथड इजी लगता है आप वो यूज़ कीजिए, आपको ये वाला इजी लग रहा है आप ये यूज़ कीजिए, क्योंकि देयर इज़ नो वन साइज दैट फिट्स ऑल। ये एक चीज़ सभी के लिए परफेक्ट फिट नहीं हो सकती। किसी स्टूडेंट के कोई चीज़ अच्छी ईजी लगेगी, किसी को कोई चीज़ ईजी लगेगी। तो आपने ये नहीं देखना कि दूसरा बंदा क्या कह रहा है, आप क्या कर रहा है, आपने अपने लिए देखना कि आपको कौन सा ईजी लग रहा है। प्रैक्टिस कर रहे हो, दोनों मेथड्स को ट्राई करो। अगर कोई और मेथड बीच में लग रहा है आपको अच्छा तो उसको ट्राई करो, बट जो एक मेथड को पिक कर लो कि मुझे ये सबसे इजी लग रहा है, मैं इस पर स्टिक करूँगा या स्टिक करूँगी, और जो भी इजी लग रहा है उस पर स्टिक कीजिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए और उसको अच्छा परफेक्ट बनाने की, देयर इज़ नो सच थिंग एज परफेक्ट, और उसको उसमें बेटर होने की कोशिश कीजिए ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई डाउट ना हो आपने कैसे सॉल्व करनी है, वो आपको बैक ऑफ द हैंड की तरह आना चाहिए अपना। क्लियर? अगर आपको और भी रीडिंग्स में डाउट है तो हमने और वीडियोस भी अपलोड की हुई हैं अपने चैनल पर वॉक्सल के ऊपर, तो आप वहाँ पर और वीडियोस भी देख सकते हैं। एंड अगर आपके राइटिंग में या स्पीकिंग में आपके अपने डिज़ायर्ड बैंड स्कोर्स नहीं आ रहे हैं, लाइक जैसे आपको 7 या 7 से ज़्यादा चाहिए स्पीकिंग में या राइटिंग में या दोनों में ही, और आपके वो नहीं बन पा रहे हैं, तो आप डरिए मत, घबराइए मत। इवन आफ्टर मल्टीपल अटैम्प्ट्स अगर आप नहीं अचीव कर पा रहे हैं अपने डिज़ायर्ड बैंड स्कोर्स, अपने ड्रीम बैंड स्कोर्स, तो हमने उसके लिए आप बहुत डिटेल्ड कोर्स बनाया हुआ है। हम उस वीडियो कोर्स में हमारे अराउंड 70+ लेक्चर्स हैं, जिसको आप देखेंगे और आपको उसमें हमने डिटेल्ड में तरीके से समझाया हुआ है कि राइटिंग में 7 या 7 से ज़्यादा क्यों आएंगे, टीचर्स क्या चेक कर रहे हैं और कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको रोक रही हैं बैंड 7 या 7 से ज़्यादा लाने के लिए। एंड सेम स्पीकिंग में कि अगर आप 7 नहीं अचीव कर पा रहे स्पीकिंग में, तो वो पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग आप कौन से किस पैरामीटर में लैग कर रहे हो सकते हो, जिस वजह से आप स्पीकिंग में अपने डिज़ायर्ड बैंड स्कोर्स नहीं लेके आ पा रहे। एंड अगर वो आप कोर्स बाय करना चाह रहे हैं तो मेरी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर जाकर बाय कर सकते हैं और हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।